स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार। स्वराज मिशन में मैं प्रकाश पुंज पांडे आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूं। स्वराज मिशन के द पीपी शो की शुरुआत जो हमने पिछले महीने की थी, उसका रिस्पांस इतना अच्छा मिल रहा है कि दर्शकों की अब राय आने लगी है कि किस प्रकार के इंटरव्यूज़ और करने चाहिए। दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं कि आप कैसे प्रश्न लीजिए। जो विशेष अतिथि हमारे इस शो में आते हैं वो विशेष क्यों हैं, उनकी स्ट्रगल कहानी क्या है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। और कई बार क्या होता है कि जब हम स्ट्रगल करते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे जो करंट की एसी करंट की जो वेव्स होती हैं, ऊपर नीचे वैसे जो वेव्स आते हैं, तो वही जो वेव्स होते हैं वही होते हैं सुख और दुख। और दुख जो होता है ना, वो इतना टिपिकल होता है कई बार कि वो हमारे सफलता में रोड़ा बन जाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने उस रोड़े को, उस हर्डल को क्रॉस किया है, वो सफल हुआ है। तो सफलता में वो जो एसी वेव की जो डाउन लेंथ होती है, बस वही एक हर्डल होती है। और जिन जिन भी लोगों ने उसे पार किया है, आज वो विशिष्ट कहलाते हैं। तो ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि आज हमारे साथ मौजूद हैं। द पीपी शो में हम स्वागत करना चाहेंगे प्रियंक पटेल जी का, जो कि नुक्कड़ टी कैफे के ओनर हैं। और एक छोटी सी शुरुआत से आज उन्होंने अपना एक जो मुकाम बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना यूनिक है। आप समझेंगे आने वाले समय में। और वो पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे, और ताकि दर्शकों को वो चीज़ समझ में आ जाए। और जैसा कि आप सभी को पता कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो आज समाज में एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैली हुई है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है, क्योंकि इतनी यूनिक कॉन्सेप्ट है नुक्कड़ टी कैफे का कि अगर लोग समझेंगे उसे तो लोग जुड़ेंगे भी। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। लोग इसे एक व्यापारिक विकल्प के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है समाज में ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना, समाज के मुख्य धारा में लाना, जो उस चीज़ से वंचित हैं, हमारे प्यार से, हमारे इज्जत से, हमारे सम्मान से वो वंचित हैं। और ऐसे लोगों को प्रियंक जी ने इस सिस्टम में लाया है। तो प्रियंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और इस स्वागत करते हुए हमें सबसे खुशी ये हो रही है कि आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपकी ही ज़बानी, अभी तक तो हमने बहुत से लोगों से, जो आपके यहाँ कस्टमर्स आते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ बैठते हैं, जो जानते हैं नुक्कड़ का, जो जिनका अनुभव होता है, वो शेयर करते हैं। पर नुक्कड़ की जो बारीकियाँ हैं और ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, आप कैसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये दर्शक जानना चाहते हैं। तो हम सिलसिलेवार तरीके से इस इंटरव्यू को करेंगे, और परत दर परत प्रियंक जी के बारे में भी आप जानेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रियंक जी। आपका जो पहले फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में जनता जानना चाहती है। ज़रूर। तो मैं वैसे बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर करके एक छोटा ज़िला है, जहाँ मेरे माता पिता अभी भी रहते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है, माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं, और मेरे एक बड़े भाई साहब हैं जो फिलहाल धमतरी में एज अ वेटनरी डॉक्टर पोस्टेड हैं। तो मॉम टीचर रही हैं शुरू से, डैड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। तो जो एक तहसील नुमा जगह में रहने पे जो एक सरकारी कर्मचारियों जैसा जीवन जीते हैं, वैसे जीवन जीना, एक सरकारी स्कूल में पढ़ना, और वो जैसा जीवन बीतता है, मतलब किसी किस्म की कोई कमी बेशक नहीं थी। और मुझे लगता है कि पढ़ाई को लेकर, चूँकि मेरी मॉम खुद भी डबल एमए थी, तो उनका हमेशा से रुझान था, साहित्य की किताबें घर में हमेशा रखी रहती थी, तो साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ें। और चूँकि डैड एक डेवलपमेंट सेक्टर में ऑलरेडी काम करते थे, तो एनजीओ की कार्यप्रणाली, या जो कह सकते हैं बेनिफिशरी जो अलग अलग सेक्टर के आते हैं, उनसे जुड़ी हुई काम करने की तकनीकें जो थी, तो कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में शुरू से ही परवरिश हुई है। तो ये सब चीज़ें देखने सुनने में आती थी। लोगों का अगर मैं देख पाता तो कह सकते हैं, पेन कहना ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन लोगों की अगर कुछ किस्म की दिक्कतें उनकी होती थी, तो मॉम को या डैड को उनको रिजॉल्व करते दिखता था, तो वो कहीं ना कहीं एक छोटी प्रेरणा मेरे लिए ज़रूर बन के चलती थी। और लगभग 10वीं तक मैंने वहाँ जहाँ था वहाँ नरसिंहपुर में पढ़ाई की। उसके बाद 11वीं 12वीं के लिए मैं यहाँ रायपुर भिलाई आ गया एक्चुअली। और भिलाई में मैंने 11th-12th की थी। भिलाई में 11th-12th करने के बाद मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। भिलाई से एक इंजीनियरिंग की है मैंने, शंकराचार्य कॉलेज जो है वहाँ से 2003 से 2007 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की थी।
और 7 के बाद फिर जॉब लगा, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, फिर वहाँ से कहानी सारी शुरू हुई। तो एक स्मार्ट वक्ता की तरह इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से शॉर्ट में ये चीज़ें बताई और ज़रूरी भी था। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे उसके लिए हमें समय बहुत चाहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ दर्शकों से, ये वीडियो एक लंबा हो सकता है और मैं चाहूँगा कि ये लंबा हो, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि वो एक इंस्पिरेशन का काम करेगा, खासकर इस नेगेटिविटी के दौर पे। तो आगे चलते हैं। प्रोफेशन की शुरुआत आपने कहाँ से की? 2007 में इंजीनियरिंग करने के दौरान मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि कैंपस प्लेसमेंट हुआ, तो मेरा पहला जॉब लगा था नोएडा में, टेक महिंद्रा करके एक आईटी फर्म है। और चूंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से था, पहली जॉब सडनली आपकी लग जाती है, तो 22-24 साल का लड़का सडनली बड़े शहर पहुंच गया, जिसने इसके पहले अपना छोटा शहर देखा है तहसील नुमा, उसके बाद हद से उसने भिलाई देखी और सडनली वो पहुंचता है दिल्ली नोएडा जैसी जगह पे। तो बड़े शहर का एक्सपोजर, जेब में अचानक से 25-30 हज़ार की तनख्वाह आ जाना और जिम्मेदारियाँ बहुत कम, क्योंकि जिम्मेदारियों कुछ खास बोझ था नहीं, परिवार समर्थ था, तो उन्होंने कभी उनसे मांगा नहीं कि भाई घर से बचा बचा के पैसे भेजते रहना। तो वो जो कह सकते हैं एक बेतकल्लुफी टाइप की आ गई थी कि आप करियर में 5 दिन निकाल रहे हैं, 2 दिन छुट्टियां मना रहे हैं अपनी, तो वो जीवन एक कह सकते हैं निश्चित तरीके से चलने लगा था। करीब मैंने 3-4 साल उस सेम सेक्टर में काम किया, उसी जॉब प्रोफाइल में लगातार काम करता कि 4-5 दिन की नौकरी, 2 दिन की छुट्टियां हैं। तो पुणे में फिर मैंने वहाँ से ट्रांसफर लिया, पुणे में एक नई कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे भी सेम पे स्केल पे और अब पे स्केल पे काम करना चालू किया था ओवरऑल। लेकिन एक ठीक ठाक टाइम के बाद ना, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मोनोटोनी की जो बात होती है, या ये चीज़ हम आखिर कब तक कर सकते हैं। तो मेरे साथ इत्तेफाकन ये होता था कि जब मैं 4 साल के आसपास लगभग काम किया था आईटी में, तो हर दिन जैसा एक कैब सर्विस रहती है जो आपको ऑफिस लेके जाती है और ऑफिस से घर लाती है, तो डेली शाम को जब मैं ऑफिस से घर वापस आता था, तो ये सवाल मैं अपने आप से पूछता था कि ये जो मैं रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, ये 9 से 5 की नौकरी करना, डेली शाम को एक रूटीन टाइम पे घर पहुँच जाना, जिसमें मेरा कुछ निजी हासिल अब तक मुझे दिखता नहीं, तो क्या मैं इसी ज़िंदगी को कंटिन्यू करूँगा, कि यही चीज़ें मैं फॉलो करता रहूँगा, कि यही वो है जिसके लिए तय किया गया था। और मुझे अक्सर जवाब आता नहीं। अब ये तो मुझे पता था कि ये चीज़ें शायद करने के लिए नहीं बनाऊँ, लेकिन क्या करूँगा ये तब तक भी तय नहीं हो पाया था। तो ये प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया से लगातार गुजरना, इत्तेफाक से ये होता था कि मुझे 2 दिन मिलते थे छुट्टियों के, तो मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग एनजीओ के साथ मैंने वॉलंटियर करना चालू कर दिया। वहाँ पे आकांक्षा ट्रस्ट करके एक संस्थान था, और नॉर्थ ईस्ट वायलेंस, जो वहाँ पे, जब आप मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य में हिंसा होती है, तो जो बच्चे प्रभावित होते हैं, वो बच्चे वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे, तो उनके साथ जाकर उन्हें पढ़ाना, इंग्लिश की बातें करना, तो ये सब धीरे धीरे जब करना शुरू किया मैंने, तब कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक छोटा हिस्सा सेटिस्फैक्शन का मिलना शुरू हुआ, क्या ये भी एक चीज़ है जिसमें अच्छा लग सकता है। 5 दिन की उस नौकरी के बाद के ये 2 दिन मुझे तुलनात्मक रूप से उन 5 दिनों से बेहतर लगने चालू हो गए थे। तो मुझे लगा यार, ये कोर चीज़ अगर अच्छा महसूस कराती है तो क्यों ना इसी दिशा में ढंग से सोचा जाए। तो एक दिन इत्तेफाक से मुझे पुणे में जब मैं था, तो एमजी रोड के आसपास कहीं मैं टहल रहा था, तो एक होर्डिंग दिखा मुझे बड़ा सा। उस होर्डिंग पे एक फेलोशिप का इश्तिहार लगा हुआ था। वो फेलोशिप थी इंडिया फेलोशिप, जो उस दौर में आईसीआईसी फाउंडेशन रन किया करता था। वो पैन इंडिया से 25 युवाओं का चयन करते हैं, उन 25 युवाओं को सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए तैयार करते हैं। आईटी में जॉब करते करते इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होने के बाद में मुझे ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि भाई सोशल डेवलपमेंट सेक्टर मतलब क्या होता है, भविष्य क्या होता है, उसमें क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ तय थी कि जो मैं कर रहा था उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, और जिस चीज़ को मैं करना चाहता था उसकी दिशा मुझे दिख रही थी। तो फाइनली वो प्रोसेस मैंने ऑप्ट करने की कोशिश की थी उसमें। ये एक बड़ी बात कही, इस पे आएंगे हम। आप टोटल जो नोएडा में जो आपने जॉब किया और फिर पुणे है, तो वो समय कितना था? मीन्स नोएडा में कितना था, पुणे में कितना? नोएडा में तकरीबन मैंने 1.5 साल के आसपास स्पेंड किया। नोएडा दिल्ली में मेरा 1.5 साल का जॉब प्रोफाइल रहा। उसके बाद मैं वापस करीब 2.5-3 साल के लिए पुणे में रहा। मतलब तकरीबन आप 4 साल आपने जॉब किया। तो पुणे में जब आपने एनजीओ से के माध्यम से लोगों से मुलाकात की, जब आपको एक भावना एक अंदर से लग रही थी, क्योंकि आपने फैमिली बैकग्राउंड में भी आपने देखा कि आपके माता पिता किस प्रकार से लोगों की मदद करते थे, तो वो भावना में आप, मुझे लगता है कि वो वहाँ से वो कनेक्ट जो बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो रिकनेक्ट हुआ था। क्योंकि आईटी में जाने के बाद सडनली एक जो अपने आप क्यूबिकल तक सीमित हो जाते हैं कि आपको छोटा सा अपना स्क्वायर फीट का क्यूबिकल मिला हुआ है, बाहरी दुनिया अब आभासी होगी, बस यही दुनिया आपकी दुनिया है। तो वो मुझे लगता है कि फीलिंग मेरे लिए नहीं थी। मैं अपने आप को अभी भी एक कम्युनिटी ओरिएंटेड मैन मानता हूँ। मुझे लगता है कि कम्युनिटी से मिलना, लोगों से बातचीत करना, वो मेरी फितरत में है। तो उस आभासी दुनिया के साथ बहुत कनेक्ट मैं नहीं कर पा रहा था। तो जब मुझे ये मौका मिला, जब ये एक्सप्लोरेशन मैंने किया था, तो उससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ था। तो वहाँ आपको ऐसा नहीं लगता है कि खासकर टेक्निकल, बीइंग एन इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो मैं वो चीज़ को फील कर सकता हूँ कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि दोस्तों के साथ चिल आउट करना, 2 दिन वीकेंड है, तो चूँकि पुणे में थे तो लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, सिंहगढ़ चिल आउट करना, घूमना फिरना, मीन्स
दोस्तों के साथ रहना, क्या मतलब ये सब क्या सोचने में चले गए आप? टेक्निकल फील्ड का आदमी तो वैसे भी घुमक्कड़ होता है और उसे दोस्तों के साथ रहने में बहुत फुल रास्ता आपने क्यों चुना जब आपके पास सिंपल रास्ता था? वहां से ग्रो करते, धीरे धीरे प्रमोशन होता, एमबीए कर लेते और आप प्रोग्रेस करते। तो फन करना, एंजॉयमेंट करना, लाइफ को में मजे करना छोड़ के आपने ये पेनफुल रास्ता का दिमाग में कहाँ से आ गया? ये मुझे लगता है प्रकाश भैया, ये हर चीज़, हर सबका मुकद्दर, सबका रास्ता खुद तय रहता है। अब जब मैं कह सकते हैं जो 5 दिन की नौकरी और 2 दिन की छुट्टियां मिलती थी, ऑब्वियसली सारी कुछ जिन जगहों का आपने नाम लिया, सिंगल लोनावला, सारा कुछ घूमा। और 4 साल के उस पूरी प्रोसेस के दौरान मैं सब तरीकों से एक्सप्लोर कर चुका था, जो भी चीज़ें आप कहते हैं जिनको कि भाई एक यूथ एंगेज हो सकता है, एक्साइटमेंट मिल सकता है जिन चीज़ों से। बट ओवरऑल जो एक कंटेक्चुअल फीलिंग की हम बात करते हैं कि किस लिए आप हो, आपका होना क्यों है, वाई डू यू एग्जिस्ट वाला जो सवाल उठता है ना, कि आपका अल्टीमेटली ध्येय क्या है? क्या आईटी का करियर आपका करियर है? क्या उसी चीज़ में हो सकता है? मुझे नहीं पता कि आईटी में आगे बढ़ने पे मैं क्या करता, हो सकता है कुछ इनोवेशन वहाँ लेके आ जाता। जैसे मैं आईटी में जॉब करते करते भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करता रहता था, को करिकुलर एक्टिविटी करता रहता था। लेकिन तुलनात्मक रूप से जब हम देखते हैं ना कि जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा कनेक्ट महसूस कराया, जब मैं नॉर्थ ईस्ट हिंसा से प्रभावित बच्चों के बीच में बैठ के सिर्फ 2 घंटे अगर बिता के आता था, वो वक्त और मेरा 11 घंटे का आईटी सेक्टर का वक्त जब मैं तुलना करता था, तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ये 2-2 घंटे का वक्त जब मुझे अल्टीमेटली इंसान खुद के लिए जीना चाहता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी महसूस हो रही है, उस फीलिंग ने मुझे ज़्यादा एनरिच किया कि मैं इस दिशा में काम करना शुरू करूँ। जब घूमने जाते थे तो आपको घूमते समय क्या अच्छा लगता था? वादियां देखना, डिस्को में जाना, पब में जाना, या गरीब बच्चों को देख के कुछ वेदना आती थी? आपको लगता क्या था? वेदना तो कह सकते हैं कि शुरू से चूंकि कंपैशनेट नेचर रहा है, तो दिखता तो वही था। अब जैसे मान लीजिए लोनावला की वादियों में भी आप जा रहे हैं, तो मेरी नज़र सबसे पहले उन पे चली जाती थी कि जो चने मूंगफली बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और जो एक बहुत कॉमन सवाल हर हिंदुस्तानी आदमी किसी भी छोटे बच्चे से पूछता, बेटा स्कूल जाते हो? तो वो सवाल पूछ के शुरुआत करते थे, फिर आप फॉलोअप नहीं लेते थे क्योंकि जानकारी समझते नहीं, स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, जाया करो, मूंगफली कहाँ बेच रहे हो। लेकिन मुझे लगता था कि इसके आगे बढ़ना ज़रूरी है। बच्चे से इतना सवाल पूछ के वापस मैं पुणे चला जा रहा हूँ, तो उस बच्चे के साथ में क्या हो रहा है, उसका करियर सही में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सवाल पीछे छूट जाते थे। जब मैंने इन्वॉल्वमेंट यहाँ चालू किया, यहाँ अपने एनजीओ के बच्चों के साथ में, या जब मैंने फेलोशिप के लिए अप्रोच करना शुरू किया था, तब तक मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि ये चीज़ कहाँ मुझे ले जाएगी। जैसे आपको बता रहा हूँ, आईटी के करियर में मैं निश्चित करियर की तरफ, मतलब एक अच्छा एस्पायरिंग करियर था, ग्रोथ थी अच्छी, अच्छा एम्बियंस, मतलब कह सकते अच्छा पैकेज वगैरह सब कुछ था। कोई वजह नहीं थी कि मुझे डायरेक्ट इसको छोड़ना पड़े। लेकिन जब मैंने उस प्रोफाइल के लिए जब अप्लाई किया था, तो मुझे मेरे कुलीग ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे टीम में सबने मना किया कि यार एक बहुत ही अनसर्टेन, अनिश्चित दिशा में आप बढ़ रहे हो। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है आपका कुछ ना, तो उसका तरीके का आप तो सोशल वर्क वाले हो नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बंदे हो, ये चीज़ कर रहे हो, सडनली उस दिशा में जाने का क्यों सोच रहे हो? तो उस वक्त मुझे लगता था कि मेरे पास इस चीज़ को ना करने की ज़्यादा बड़ी वजह, ना कि उस चीज़ को हाँ करने की। तो मैं इस कंटिन्यूस सेक्टर में नहीं कर, आईटी में और वक्त बिताना नहीं चाहता था मैं, और नहीं चाहता था इस सेम फील्ड को एक्सप्लोर करूं। उसमें क्या मिलता, क्या हासिल होता, कहीं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, वो चीज़ मुझे कहाँ तक ले जाएगी नहीं पता था। लेकिन इस चीज़ में और आगे नहीं जा सकता, ये मैंने तय कर लिया था। मेरा ये प्रश्न पूछने के पीछे दर्शक मतलब जो मेरा तात्पर्य है वो समझ गए होंगे कि ये जो भावना होती है ना, ये अंदर से होती है कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो हम बहुत सी चीज़ें वहाँ रहती हैं, पर हम उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ हमारे अंतर मन में घर कर जाती है और हम किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ये बड़ी बात होती है। रिस्क नहीं था? अरे एब्सोल्युटली रिस्क था सर। जैसे मैं आपको बताया कि वो मैंने इश्तिहार तो देख लिया, वो तो एक प्रक्रिया हो गई। अब फेलोशिप के लिए अप्लाई भी कर दिया, एग्जाम दे दिया, कैजुअली देखते हैं क्या होगा। इत्तेफाक से उसमें सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो जाने का मतलब ये था कि आपको अपना एस्टेब्लिश करियर छोड़ना है और एक अनसर्टेन करियर की तरफ जाना है। अब ये थॉट जब मेरे अंदर आया कि मेरे पास 4 साल का पुराना आईटी का अनुभव है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, पेरेंट्स इस बात को लेकर खुश है कि उनका बेटा बड़े शहर में अच्छी जगह नौकरी करता है, आसपास के कुलीग, आपके सीनियर्स आपसे आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, सडनली आप उनके सामने जाके बोलते हो सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब और कंटिन्यू नहीं कर सकता। और आप वजह क्या दे रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं सर डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, वहाँ कुछ नया करूँगा। आप एमबीए करने नहीं जा रहे हैं, आप नई जॉब ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं, आप बड़ा कुछ बिजनेस शुरू करने नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, जिसमें आप क्या करेंगे आपको अभी तक नहीं पता है। इतनी अनसर्टेनिटी की कॉलिंग डेफिनेटली बहुत मुश्किल वक्त था। मतलब 2-2.5 महीने जो मेरे डायलेमा में गुजरे, इसको आप बोलते हैं, अनिश्चितता भयानक किस्म की थी। कन्विंस करना पड़ रहा लोगों को कि नहीं यार मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास बहुत प्रूवन आइडियाज़ नहीं है। मैं जैसे आपको बोलूँ कि सर मैं छोड़ना चाहता हूँ, आपने पूछा क्यों, नहीं सर क्यों का मेरे पास बहुत अच्छा जवाब नहीं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता इस चीज़ को। और तो इस प्रोसेस से गुजरते गुजरते एक चीज़ जो मैं कहता हूँ, जो मेरे लिए एंकर का काम किया, जिसने मैंने अपने पेरेंट्स से बातचीत की, मैंने कहा कि पिताजी ऐसा कुछ होने वाला है। तो डैड ने बस ये कहा था कि बेटा अगर आपको अभी किसी चीज़ को करने में मज़ा नहीं आ रहा तो आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो दूसरा, क्योंकि अभी आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, अभी आप जिम्मेदारी से मुक्त हो, आपके ऊपर कोई ऐसा लोन नहीं चल रहा है, आपके ऊपर कोई घर में पैसे भेजने की जिम्मेदारी नहीं है, आप शादीशुदा नहीं हो, आप करियर के अभी उस पोजीशन में जहाँ आप रिस्क लेने के लिए फ्री हो।
आप अगर इसको डिले करोगे ना, तब हो सकता है वो आपके पास फ्रीडम ना रहे। और वो मेरे को बड़ा एक फूल प्रूफ आइडिया लगा। मैंने कहा यही वक्त हो सकता है जब मुझे कुछ रिस्क लेना होगा। तो मैंने क्विट किया, अपने साथ के सारे लोगों को बोला। और इत्तेफाक से एक चीज़ पता भी है क्या होती थी अच्छी, कि जब मैं बोलता था जिनके पास जाके मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि सर मैं ये डेवलपमेंट सेक्टर में काम करूँगा, तो मेरे साथ के सारे सीनियर्स, मतलब जो 15-15 20-20 सालों से आईटी में अच्छी पोजीशन, बोलते यार हम भी चाहते थे कि ऐसा कुछ कर लेते। अमूमन हर दूसरा बंदा जिससे मैंने बात की उसने अपना अफसोस जाहिर किया है, हम भी करना चाहते थे, हम भी कर लेते, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ दिक्कतें थी। तो वो जब मुझे रिकॉल हुआ ना कि आज उम्र के 15 साल एक सेक्टर में, एक करियर में बिता लेने के बाद जब आपका अफसोस आपको बोलने पे मजबूर कर रहा है कि काश हम कर लेते, हम भी करना चाहते थे, हम ये नई चीज़ें ट्राई नहीं कर पाए, और मेरे पास वो मौका है, मेरे पास वो सुविधा है, मेरे पास वो एक चयनित पोजीशन है, इस पर मैं जा सकता हूँ। तो मैंने कहा उसके बाद फिर कोई टर्निंग बैक नहीं था। आई ऑप्टेड फॉर इट। मैंने अपना जॉब क्विट किया और सारा बोरिया बिस्तर लपेट के मैं पुणे से चला गया लोनावाला के अपने ट्रेनिंग सेंटर में। समझे? इसीलिए आम आदमी से, जब आम आदमी आम क्यों होता है, क्योंकि वो भीड़ में होता है। और जब भीड़ से हटके, लीग से हटके कोई काम करने की कोशिश करता है, रिस्क जरूर रहता है, लेकिन जो उसकी तमन्ना होती है, जो उसके अंदर रहता है, जो इसकी इच्छा होती है, जो बोलते हैं ना उसका पैशन होता है, जब वो उसको लेके अपना ऑक्यूपेशन बनाने की कोशिश करता है, वही आदमी विशिष्ट कहलाता है। कमिंग ऑन, पुणे से फिर आपने मूड बना लिया था कि अब जॉब छोड़ना है, छोड़ भी दिए थे। अनिश्चितताओं का दौर था, जैसा आपने कहा कि 2-2.5 महीने आप डायलेमा में थे, आप सोच रहे थे, पशुपेश में थे कि क्या करे क्या नहीं करे। उसके बाद से आपको दिशा कहाँ से मिली? उसके बाद उसी इस कन्विक्शन के साथ में कि चलो जॉब तो नहीं करते, मैंने फेलोशिप के लिए ज्वाइन किया। तो फेलोशिप का दरअसल प्रक्रिया कुछ ऐसी थी कि आप जब ज्वाइन करते हैं उसको, तो एक इंडक्शन प्रोसेस होती है। उस इंडक्शन प्रोसेस में 7 दिन का एक रूरल इमर्शन प्रोग्राम होता है, जिसमें वो सारे लोग जो इसके पहले कभी एक्सपोज नहीं है रूरल कम्युनिटी से, इन्हें 7-7 दिनों के लिए अलग अलग गाँव में भेजा जाता है। उसका पूरे प्रोसेस का आइडिया था। तो मुझे महाराष्ट्र के एक इंटीरियर गांव में भेजा गया, मैं और मेरे साथ एक और साथी था, जहां जाके हमें गांव में ही रहना था, गांव की कम्युनिटी के साथ रहना था, और 7 दिन तक समझना था गांव की डेमोग्राफी कैसे है, किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कैसे जीवन गुजारते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, सोल्यूशन कैसे आ सकते हैं। नाना नानी के गांव हम सब लोग गए हैं, दादा दादी के गांव हम लोग गए हैं, लेकिन गांव को कभी उस नज़रिए से हमने नहीं देखा कि भाई दिक्कतें समझे, समस्याएं देखे। हम तो एंजॉय करने गए, चिल करने गए और वापस आ गए माँ पापा के साथ। लेकिन जब मैं उस गांव में, पर्टिकुलर गांव में गया, तक्षी में जिस सीज़न में पहुंचा था, अगस्त का टाइम था और भारी बारिश हो रही थी। तो 7 दिन में से 3 दिन तो इतनी बारिश थी कि हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाए घर पे। और जिस घर में रहते वो मुश्किल 2 कमरे का मकान होगा कच्चा, जिसमें बड़े बड़े उनके धान रखने के और चावल रखने के ठिकाने बने हुए थे। खपरेल वाले मकान पूरे, जहाँ रास्ते नहीं, और बमुश्किल 25-50 मकानों की बस्ती होगी ओवरऑल वो। तो वहाँ रहे 3 दिन। अब जो वो खा रहे हैं वही खाना शेयर करना है, क्योंकि आपके पास बहुत एम्यूनिटीज़ नहीं है, बहुत एक्सेस नहीं है। और ठीक ठाक वक्त 3 दिन से करीब निकल गया। तो चौथे दिन बारिश थोड़ी थमी, तो मैंने बोला चलो थोड़ा गांव एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैं अपने दोस्त के साथ बाहर निकला, तो वहाँ पे एक छोटी और झोपड़ी थी, मतलब कच्चा पक्का सा मकान था। उसके बाहर एक बूढ़े दादाजी खड़े हुए। तो उन्होंने मुझे ऐसे हाथ के इशारे से बुलाया कि आप यहाँ आओ। मैं उनके घर के अंदर गया, तो छोटा सा, इतनी बड़ा छोटा कमरा होगा, तो जिसमें अंदर गया हूँ तो एक कॉट पे, मतलब एक बेड के ऊपर एक यंग लड़का लेटा हुआ था, मुँह से उसके लार बह रही है, 22-24 साल का जवान लड़का। तो हम ये देख के रियलाइज़ हो गया था कि हाफ बॉडी उसकी पैरालाइज्ड है। तो मैंने इनसे पूछा सर कौन है, क्या है? तो ये व्यक्ति मुझे बोलते हैं कि वो उनका इकलौता बेटा है, जो क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैच में कहीं खेलते खेलते उसे सर पे चोट लगी, उसके बाद से वो पैरालाइज हो गया। उन्होंने अपने स्तर पे भरसक कोशिश की उसके इलाज की, जितना कुछ कर सकते थे, जितना नेटवर्क उनका चल सकता था, लेकिन वो एक हद तक आके रुक गए हैं और आगे वो दिशाहीन है। उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे चीज़ को बेहतर करेंगे, चूँकि वो इकलौती आस है, क्योंकि माँ बाप तो बुजुर्ग हैं, इकलौता कमाऊ पूत था। वहाँ पे उस वक्त भैया खड़े होके ना मेरे को जो हेल्पलेसनेस महसूस हुई, कि मैं जिस अभिमान में जीता था कि इंजीनियरिंग पढ़ा लिखा आदमी, सब कुछ दुनिया जहाँ देखा हुआ हूँ, कई जगह घूम के आया, मेरे पास प्रिविलेज है, मेरे पास ज्ञान है जो उनको दे सकता हूँ, वहाँ पे मैं उनको आश्वासन भी नहीं दे पाया कि कल आपका अच्छा हो जाएगा, कल आपका बेटा ठीक हो जाएगा, ये आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो जो कह सकते हैं, जो खालीपन मेरे अंदर उस वक्त आया था ना, उससे मुझे लगता है सबसे पहली प्रेरणा मिली कि अपने आप को आने वाले वक्त में कम से कम मैं इतना तैयार जरूर कर लूँ कि अगर कभी भी कोई भी अपना हेल्पिंग हैंड मेरी तरफ बढ़ाएगा ना, मैं उसको थाम सकूँ। वहाँ पे तो मैं इतना बेचारा महसूस कर रहा था, मतलब मुझे नहीं पता, इतना वैक्यूम मैंने अपने अंदर कभी महसूस नहीं किया था उस दिन के अलावा। उस वैक्यूम ने मेरे को मजबूर किया कि ये दिशा, ये रास्ता सबसे सही रास्ता है, लेकिन अब आपको मुझे तैयार करना पड़ेगा। अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। उस एपिसोड के बाद में जब मैं वापस लौट के गया था, ये रिकॉल करते करते मेरे को हमेशा आंसू हो जाते थे, क्योंकि उस बुजुर्ग इंसान की आंखों में जो उम्मीद वो तलाश रहा था ना मुझसे, कि यार एक बाहर का लड़का आया, पढ़ा लिखा, लगता है इससे कुछ पूछूंगा शायद सलाह दे पाएगा, और आई वाज सो हेल्पलेस अंदर से इतना अकेलापन लेके। तो वो तकलीफ लंबे वक्त तक मेरे साथ में रही, और मुझे लगता है कि उस चीज़ ने मेरे अंदर का कमिटमेंट भी बढ़ाया, जो मुझे लगा कि यार ये तो एक व्यक्ति, एक परिवार से मैं रूबरू हो रहा हूँ, ऐसे कितने और होंगे जिनसे मिलना, जिनसे कनेक्ट करना, जिनकी बातों को समझ पाना मेरे लिए ज़रूरी है। वहाँ से मैंने अपने रास्ते तय करने शुरू किए, और मेरे ख्याल से उस एपिसोड ने मुझे ज़्यादा कमिटेड बनाया अपने कॉज के प्रति।
कितनी बड़ी प्रेरणा है। मीन्स मेरे पास तो अभी वर्ड नहीं थे इसके आगे बात करने के लिए, क्योंकि वाकई जब आदमी दूसरों का दर्द देखता है तो अपना दर्द भूल जाता है, और उस समय को लगता है कि मैं उस व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ, तो आदमी ये सोचता है कि मैं कितना सक्षम हूँ, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, ये बड़ी बात है। तो प्रियंक जी, जब ये एपिसोड्स हुआ तो फिर आप ये जब आपकी फेलोशिप ख़त्म हुई होगी, उसके बाद आपके टर्निंग पॉइंट मीन्स वापस रायपुर आने का निर्णय कब लिया आप? ये इनफैक्ट भैया फेलोशिप जब चल रही, ये तो फेलोशिप का एक रूरल मिशन वाला एपिसोड था, मैंने आपको बताया। एक्चुअली रीज़न नुक्कड़ तक आने का बहुत बड़ा फेलोशिप ही है, क्योंकि फेलोशिप के जरिए ही मेरे कई तरीके की कम्युनिटी के साथ एक्सपोजर हुआ और मैं समझ पाया कि जो त्रासदी या जो त्रासद इस समाज में जो डिस्पैरिटी या विसंगतियाँ हैं वो हैं क्या क्या। इसके पहले तो प्रिविलेज में जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, तब तक की जानकारी नहीं थी। तो उस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद में जब वापस गया तो मुझे 2 प्रोजेक्ट मिले थे। पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला था गुजरात में। उस फेलोशिप का ये प्रोसेस रहता है कि आपको 6-6 महीने के 2 प्रोजेक्ट मिलते हैं, एक किसी पर्टिकुलर स्टेट में एनजीओ के साथ में और दूसरा एक दूसरी स्टेट में। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था गुजरात में, FES करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, उनके साथ में गुजरात जिले में, गुजरात में आणंद करके डिस्ट्रिक्ट है, आणंद में ठासरा ब्लॉक में मरघा कोई करके छोटा सा गांव है, बहुत कम आबादी वाला। तो मुझे वो गांव असाइन किया गया कि वहाँ जाके मुझे जो नदियों के वजह से कटाव बनता है, जो रिवाइंस बन जाती है, उनको रिक्लेम करना, उस लैंड को प्लांटेशन करना वहाँ पे, और उस प्लांटेशन से कुछ रेवेन्यू निकालने की प्रोसेस डिजाइन करनी। एकदम फ्रेश आइडिया था, गाँव वालों को अवेयरनेस नहीं थी, उस पर काम करना था, और मुझे प्रोजेक्ट लीडर बना के उस चीज़ के लिए भेजा गया था, सारी ट्रेनिंग वगैरह के बाद में। लेकिन ये सब कुछ जो पेपर पे बहुत प्यारा प्यारा लगता है ना, जब रोमांटिसाइज करके जाते हैं, मैं गांव जा रहा हूँ, गांव में लौटती हुई गाय होंगी, छतों से उठता हुआ धुआं होगा, साफ बहता हुआ पानी होगा, ये सारा मिथ जब आपका रियलिटी आप जब गांव में पहुँचते तब कितना बदलता है, देखिएगा आप। मैं जब गांव में पहुंचा तो बैग अपने कंधों पे लाद के, जिसके पीछे इंडिया फेलोशिप का टैग लगा हुआ है, और कदमों से मैं चला जा रहा हूँ, तो पुलिया होती है एंटर करने के लिए, पुलिया के ऊपर 3-4 यंग लड़के बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मरघा कोई गांव कहाँ है, तो बोले कि जस्ट ये जुड़ा हुआ है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से, तो मैंने कहा कि मैं फलाना ठिकाना जगह से हूँ, यहाँ पे एक संस्था के साथ काम करने आया हूँ। तो बोलते इसके पहले, मैंने कहा इसके पहले मैं पूना वगैरह में जॉब करता था, अभी आपके गाँव आया हूँ। वो हंस पड़े मुझ पर, बोलते हैं यार लोग गांव से शहर जाते हैं नौकरी करने के, तुम उल्टी बुद्धि के आदमी जो शहर की नौकरी छोड़ के गांव आए हो काम करने के लिए। अच्छा, मैं अवाक, मैंने कहा यार मैं तो बड़ी उम्मीद से आया, तो मुझे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करना है। मैंने कहा ठीक है आप मुझे बताएंगे कैसे, तो उन्होंने रास्ता बताया। अब दिक्कत ये होती है भैया, मेरी दो समझ कहती है। मेरी समझ एक तो ये कहती है कि किसी भी समस्या का, मान लीजिए गाँव के लोगों की कोई समस्या है, गाँव के लोग आपसे समस्या का समाधान तभी पूछेंगे जब आपको सहजता से स्वीकार करेंगे, और आपको स्वीकारेंगे तब जब आपको सुनेंगे। तो ये 3 जो हिस्से होते हैं ना, कि आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे, फिर आपको स्वीकारेंगे, इसके लिए आपका उनके साथ होना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जब गांव में गया तो चूंकि बाहर का आया हुआ लड़का, सडनली गांव के लोग आपको घर देने को तैयार नहीं, रहना तो आपको वहीं गांव में ही है, क्योंकि कायदा ये था जिस गांव में आप काम करने के आपको गांव में ही रहना। आप ऐसा नहीं कि ब्लॉक में रह रहे हो और आना जाना कर रहे हो। अब गांव में रहने के लिए एक भी जगह खाली नहीं, तो गांव वालों ने बोला कि यार एक काम करो, PDS का एक गोडाउन है गाँव से करीब 3 किलोमीटर दूर, PDS के गोदाम में जहाँ यूरिया ये सब वगैरह रखते, उसमें आप कुछ दिन के लिए रहो। एक कमरे का था गोडाउन, मतलब बोला कोई बहुत बड़ी जगह नहीं। अब वो यूरिया वगैरह की जगह में जाके जब मैं रहना चालू किया, तो अब बेसिक एमिनिटीज़ कुछ नहीं, टॉयलेट वगैरह नहीं, आपको बाहर जाना है, पीने के पानी के लिए एक ही हैंडपम्प लगा हुआ है, वही सारी व्यवस्थाएं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहने के बाद चूंकि लगातार यूरिया की फ्यूम जब आप इनहेल करते हो ना, तो रिएक्शन करना चालू, उसने बॉडी पे रेड स्पॉट पड़ने, चकत्ते पड़ने चालू हो गए। तो 2-3 दिन के बाद जब मैं गाँव में जाता तो गाँव वालों को थोड़ा सा वरी लगा मेरे बारे में, कह रहे यार ये इस तरीके से ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो उन्होंने अपना एक छोटा सा, अभी जैसे हमारे यहाँ गोठान के छोटे छोटे कमरे बनते हैं, वहाँ पे एक छोटा कमरा था, इसके अंदर लकड़ी और कंडे वगैरह वो रखते थे, वो कमरा उन्होंने खाली कराया, टिन के शेड वाला था। बोला कि आप यार यहाँ रह लो, यहाँ रह के आप जो करोगे आप करना। उनको नहीं पता था मैं क्या कर लूँगा और क्या करने आया हूँ, लेकिन उनको दया आई कि यार ऐसे तो परेशान बहुत हो रहा है। उस कमरे में अप्रैल मई का पीक टाइम भी है, गुजरात के खुले इलाकों की तेज़ गर्मी, जो 48-46 डिग्री तक तापमान चला जाता है, उस टेम्परेचर के साथ उस कमरे में ना, जब उस वक्त बिजली की सुविधा नहीं, आप धीरे धीरे तार जोड़ रहे हो, बिजली करवा रहे हो, गाँव के लोगों से रूबरू हो रहे हो, वहाँ से प्रक्रिया चलाना, सरपंच से मिलना, गाँव के लोगों से मिलना, और ऐसे लोगों से, मैं नाम मेरा प्रियंक पटेल है बट मैं गुजराती नहीं हूँ, ये गुजरात वालों को नहीं समझ में आया उनको लगा मैं गुजराती हूँ, तो अपफ्रंट सीधे गुजराती में बातचीत चालू कर देते हो। मैं समझने की कोशिश करता, और गांव की गुजराती थोड़ी शहरी गुजराती से अलग है, रॉ है थोड़ी, तो उस भाषा को समझना, हाँ, तो उस एलियन भाषा हो जाती ना हमारे लिए, तो बाहर से एकदम जाते, तो उस भाषा के साथ सहजता बनाना, समझने की कोशिश करना, कच्चा पक्का जो समझ में आ रहा है फिर उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश करना। लेकिन मुझे लगता है चूंकि मेरे अंदर वो कमिटमेंट था, एक जो मेरा एपिसोड में आपको बताया कि जो गाँव का मैं अनुभव देख के आया था, मेरे अंदर कमिटमेंट था कि इस प्रक्रिया से गुजर के मैं सीखूंगा।
उसी भाषा को सीखना, पूरी मेहनत करना, उनकी किताबें पढ़ना। मैं स्कूल के टीचर के पास जाता, मैं बोलता था अपने छोटे बच्चों की किताबें आप मुझे दे दीजिए, मैं इस भाषा को सीखना चाहता हूँ, किस भाषा में बातचीत होती है यहाँ पे, किसी के छोटे बड़े इस शब्द को कैसे बोलते हैं, ताता इस अंकल इसको कैसे बोलते हैं, ये सीखने की कोशिश करता, गुजराती में बातचीत करने की कोशिश करता। आज तो मैं कम से कम इतनी भाषा में गुजराती में समझ जाता हूँ कि अगर मेरे पास कॉल आते तो मैं गुजराती में रिप्लाई कर देता हूँ। इस तैयारी की जरूरत मुझे इसलिए लगी कि मैं जानता था कि वो लोग जब तक अपनी भाषा में मेरे से सहजता से बातचीत नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे स्वीकारेंगे नहीं। और मैंने एक बात, जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि मुझे पता है कि किसी भी समस्या का समाधान लोगों के पास है। हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाके पोर नहीं करना है। हम जानते हैं कि जो समस्या है वो समस्या का समाधान भी वो लोग जानते हैं, हमको सिर्फ उसको दिशा देनी है कि ऐसे ये चीज़ बदलाव लाई जा सकती है। अब ये तभी बताएंगे जब आप उनके साथ उनके कंफर्टेबल लेवल पे आ चुके हैं। तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा वक्त, पूरा सब कुछ अपना कह सकते हैं पूरा पैशन झोंक दिया उस चीज़ को समझने के लिए, और हमने धीरे धीरे करके उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। और प्रोजेक्ट का एक दूसरा हिस्सा था हमारा जो खंबात एरिया करके है गुजरात में, जहाँ पे दरिया वगैरह है, कैंपे एरिया जो है, वहाँ पे हमको एक रूरल इन्फॉर्मेशन सेंटर बिल्टअप करना था। मतलब गांव के लोगों के लिए जितनी सरकारी योजनाएं आती हैं उसके बारे में गांव के ट्रू बेनिफिशियरी जो हैं उन तक जानकारी पहुंचे, और ये फॉर्म्स वगैरह भर के सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक चले जाएं, ये हमने लिंकेज वगैरह वहाँ पे बिल्टअप किया था। तो जो रिश्ते वहाँ पे बने, जिस तरीके से इंटरेक्शन मेरा हुआ, जो मुझे लगता है मेरी कम्युनिटी से इंटरेक्शन करने की कैपेसिटी जो बनी, या मैं जब लोगों से सहजता से बातचीत कर पाया, वो सब मेरे को उस गांव के लोगों ने सिखाया। और मैं आपको अभी बताता हूँ, जब मैं वहाँ से सारा प्रोजेक्ट डन करके 6-8 महीने का लौट रहा था, तो उनके पास जो कुछ था ना भैया, एक थैला भर के जीरे या प्याज, जो कुछ उनके पास था, उन्होंने अपने थैले भर भर के मुझे दे के आप जा रहे हो लेके जाइएगा, याद रखिएगा हमको करके। तो वो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जबकि वो इसके पहले आईटी में मैं उससे कई ज़्यादा गुना सैलरी कमाता था, अच्छी लग्जरी लाइफ जीता था, लेकिन उससे ज़्यादा सुकून, उससे ज़्यादा हासिल मेरे को आज तक कभी नहीं मिला वो जो वहाँ पे मिला था। तो एक मतलब मैं गुजरात का ये एक एपिसोड था। उस पूरी लर्निंग से जो मैं अनुभव को बताया तो बताया, लेकिन जो कह सकते हैं कि यहाँ तक आने की दिशा तय हुई ना, नुक्कड़ तक आने की दिशा, वो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट के बाद तय हुई। दूसरे प्रोजेक्ट में मैं गया था उड़ीसा। उड़ीसा का कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आप जस्ट बगल में है। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के बईपाईगड़ा करके एक छोटा सा गांव है अंदर। उस गांव में बिजली नहीं थी जब मैं पहुंचा। ये बात है अभी 2009 या 10 के आसपास। पूरे गांव तक ही, गांव तक मतलब गांव एक्चुअली सीआरपीएफ कैंप के बाद था, नक्सल इन्फेस्टेड बेल्ट है सारी की सारी। तो उस गांव में बिजली नहीं थी। 15-20 गांव का हेमलेट वगैरह टाइप का था, वहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं थी। तो अब मैं वहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे को चूंकि लैपटॉप भी चार्ज करना है, मोबाइल की रिपोर्ट्स वगैरह बाहर रहती, तो आपको 2-2.5 किलोमीटर चल के रोड तक आना पड़ता है, चार्ज करके वापस जाना पड़ता है। पीने के पानी के लिए इकलौता हैंडपम्प है, जैसे फ्लोराइड मिक्स वाला रेड कलर का पानी निकलता है, उसी में आपको खाना पीना है, नहाना धोना सारा उसी को इस्तेमाल करना है आपको। आप लग्जरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने देखा कि गरीबी की भीषणता है क्या। वहाँ पे मैंने देखा कि प्रेग्नेंट लेडीज बिकॉज ऑफ मेडिकल सुपरविजन उनको नहीं मिल रहा है या मेडिकल केयर नहीं मिल पा रही, तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। हर दूसरे घर में मेलनरिशमेंट का किस्सा मेरे को दिख जा रहा है। मेंटली चैलेंज बच्चे वहाँ पे दिख जा रहे हैं। सर्दी बीमारी जैसे जुकाम से गुजरते हुए लोगों को मैंने देख लिया। अब चूंकि टेरेन इतना डिफिकल्ट है, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता, मुश्किल इलाका ही है वो। मतलब वहाँ तक आना, वहाँ तक जाना, सुविधाओं का पहुँच पाना, सब कुछ बहुत मुश्किल था। लेकिन चूंकि मैं इसके पहले कभी इस तरीके की चीज़ों से रूबरू नहीं हुआ, तो मेरे लिए बिल्कुल नई दुनिया खुल गई थी वो, कि मैं जिस समाज से आया हूँ, जिस प्रिविलेज को मैं आदी रह चुका हूँ, उसकी तुलना में तो ये चीज़ कुछ ही नहीं है। और यहीं के लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे समाज के, हमारे सोसाइटी के, और इन तक तो कोई सुविधा नहीं पहुँची है। और इनसे मिलने के बाद मतलब ये हाल है भैया कि उन परिवारों में दाल जिस दिन बनती थी वो लग्जरी हो जाती थी। नहीं तो चावल का पानी, अचार और ये सब चीज़ मिक्स करके वो रेगुलर खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, और कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते। उनके भारी कुछ ख्वाब भी नहीं थे। कोई एम्बेसडर कार कभी अगर उनके गली में जाए तो भारी एक्साइटेडली पूरे गाँव निकल के बाहर दिखता था कि क्या अजूबा आ गया करके। ये अनुभव करके जब मैं मान लीजिए भुवनेश्वर पहुंचा या मुंबई पहुंचा, अपने काम से आया, तो मैं देख रहा हूँ दुनिया चिल है, दुनिया जस की तस है, दुनिया अपने हिसाब से चल रही है। लोग पब्स एंड क्लब्स जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, ऑफिस सरकारें चल ही रहे हैं, सबकी दुनिया जस की तस चल रही है। वो एक बड़ा तबका समाज का अभी भी वैसे ही पीछे 50 साल पीछे अपनी जगह पे अपना वेट कर रहा है कि कभी उसका मुकद्दर बदलेगा, कभी चीज़ें बदलेंगी। तो मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित था, मैं बस ये चाहता था कि ये जो शहर है, ये जो शहर की सोसाइटी है, हमारा वो समाज, हमारा वो तबका जिसको अनभिज्ञता है कि ऐसा कुछ उसके आसपास घट रहा है। आपसे 150 किलोमीटर दूर लोग इतने भाव में जी रहे हैं। मैं भैया पूरी कोशिश करता था कि ये जो चैनल है ना, वो चैनल बना सकूँ, ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में समाज स्थापित करा सकूँ, समाज के इन लोगों को बता सकूँ कि आप ही के आसपास ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप क्या करेंगे, आपका अपना कंसाइंस है, मुझे आपको जानकारी देनी है। और वो मुझे लगता है कोर बन पाया नुक्कड़ तक आने का ओवरऑल। कितनी बड़ी बात प्रियंक जी ने कहा कि जब हम दूसरों का दर्द जानते हैं, देखते हैं, और सोचिए जिस घर में दाल बन रही है उसे वो पकवान समझ रहे हैं, उसे वो विशेष भोजन समझ रहे हैं, और यहाँ आज हमारे घर में बच्चे दाल नहीं खाते हैं जब उनके लिए अवेलेबल है। तो ये मेरे पास शब्द नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं भी प्रियंक जी की बातें सुन के भावुक हो गया था।
लेकिन वाकई हम आज मतलब 21वीं शताब्दी क्रॉस कर रहे हैं और हम मंगल पे पानी खोज रहे हैं, हम चांद पे पहुंच गए हैं और हमारे धरती पे, हमारे देश में हमसे 100-150 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर एक परिवार है जो दाल विरले बना पाता है, जो गंदे पानी पीने के कारण वहाँ बीमार पड़ रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी वोट देते हैं और सरकारों की प्रायोरिटी तो उनको सबसे ज़्यादा उन पे होनी चाहिए कि उन लोगों को हम सबसे पहले वो प्रायोरिटी पे सुविधाएं दें जो कि वो डिज़र्व करते हैं और उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा आपका अधिकार है। छत्तीसगढ़ में भी सुपेबेड़ा में ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और दूषित और खराब पानी के कारण लोगों की मौतें होती हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सामने आते हैं। खैर, बहुत सारी बातें हैं इसमें करने के लिए, बहुत व्यापक विषय है। अब इसके आगे चलते हैं कि जैसा प्रियंक जी ने बताया कि लोगों का दर्द जब उन्होंने देखा, जब उनको लगा कि इतना दुख है इस ज़माने में और इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद उनके मन में एक विश्वास था कि कैसे इन लोगों और को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक चैनल बनाया जाए, कैसे एक कम्युनिकेशन, कैसे एक संबंध स्थापित किया जाए। तो वो वहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली और उसके बाद वो अब नुक्कड़ की हम बात करेंगे। तो प्रियंक जी, क्योंकि इसके बीच भी बहुत एपिसोड हुए होंगे, अगर वो हम बात करेंगे तो शायद 4-5 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन ज़रूर आने वाले एपिसोड्स में अब इस पे हम व्यापक शोज करते रहेंगे और मेरा वादा है कि हर वो पॉइंट सामने आएगा जो ताकि आप भी आगे बढ़ें और समाज में, क्योंकि ये अकेले के बस का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो समाज ने हमें दिया है, अब इट्स टाइम टू पे बैक टू सोसाइटी, हमें समाज को वापस देना है। इसीलिए जो भी देश में व्यक्ति वंचित है उसे मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सबकी है। प्रियंक जी, फिर उसके बाद तो खैर और एपिसोड हुए होंगे, फिर आप वहाँ से वापस कहाँ, पूना गए या वापस फिर आप छत्तीसगढ़, मतलब रायपुर, कैसा है? फेलोशिप का पीरियड में एक चीज़ जो मैं इस पूरी प्रक्रिया में देख रहा था भैया, जैसे ऑलरेडी इतनी विसंगतियाँ थी, इतनी दिक्कतें थी, इसमें एक जो बड़ा चैलेंज मैं देखने में आता था कि जैसे मैं आपको बताया कि मानसिक रूप से चैलेंज बच्चे या कुपोषित बच्चों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा थी, खासतौर पे जो दिव्यांग बच्चे हुआ करते थे। दिव्यांग बच्चों के प्रति वहाँ के परिवारों के अंदर ये धारणा थी कि भाई ये तो अब कुदरतन ऐसा हो गया है, ऊपर वाले ने हमारे साथ जो किया है, उसको लेके वो लोग आशाहीन थे, एकदम निराश होकर बैठ जाते थे कि भाई अब ये तो बच्चा ऐसे हो, कुछ कर नहीं सकते। तो उसको कह सकते हैं कि इतना बर्डन मान लेते थे कि हमारे लिए कभी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। तो वो पेन मैं उस बच्चे की आंखों में भी देख पाता था, जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसको एहसास होता था कि हमारे माँ बाप के लिए, क्योंकि गरीब परिवार है, वो जानता था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा तो कुछ चीज़ें निकल पाएंगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो बेचारगी, वो लाचारी उनकी आंखों में, और माँ बाप के अंदर वो अफसोस कि यार क्या करें, ये बच्चा हमारा ऐसा हो गया, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। ये चीज़ें देखना और ये समझना कि शहर का यूथ, शहर का इतना बड़ा तादाद में जो समाज के बड़े जो लोग हैं जो सिटी में रहते हैं, उन तक ये मैसेज कम्युनिकेशन कैसे जाएगा, तब मैंने नुक्कड़ जैसे आइडिया के ऊपर वर्क करना चालू किया। वहाँ से वापस, चूंकि फेलोशिप ओवर होने वाली थी, ओवर हो चुकी थी लगभग, और इंस्टेंटली मेरे को आइडिया नहीं था कि चीज़ें कैसे करूँगा। तो मैंने एक मीनवाइल एक जज्बा करके हमने एक वॉलंटरी फर्म स्टार्ट की थी जो कि शहीदों के परिवारों के लिए काम करती थी। तो एक्चुअली फेलोशिप कंप्लीट होने के पहले हुआ दरअसल ये था कि एपिसोड है, चूँकि लंबा ना हो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। हुआ दरअसल ये था भैया कि फेलोशिप के कंप्लीशन के 1-1.5 महीने पहले मेरे कुछ साथी फेलोज को हमारी फेलोशिप टीम ने टर्मिनेट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, कि इनका काम उतना बेहतर नहीं, से हम उनको टर्मिनेट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं ये चीज़ क्यों एथिकल लेवल पे थोड़ी गलत लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि सारे लोग अपना करियर दांव पे लगा के इस चीज़ में आए हैं और फेलोशिप कंप्लीट होने पर मुश्किल 1.5 महीना बचा है, तो एक लर्निंग के तौर पर उसको लेना चाहिए। तो टर्मिनेशन उनका देख के मैंने अपने इससे रिज़ाइन कर दिया, और मेरे रेजिग्नेशन को देखिए 3-4 और लोगों ने रिजाइन कर दिया कि भाई बात तो सही बोल रहा है करके। अब वो ओवरऑल फेलोशिप के 3 बंदे टर्मिनेटेड हैं, 7 लोग रिजाइन कर दिए, तो बड़ा हैवॉक टाइप का क्रिएट हो गया था। कई राउंड ऑफ डिस्कशन हुए कि नहीं उनका टर्मिनेशन वाजिब है। मुझे लगता था कि नहीं, ये एथिकली मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं अपने स्तर पर इस पर अडिग हूँ करके, और ओवरऑल फिर वो आगे चीज़ें नहीं बढ़ी। तो मैं एक ऐसी पोजीशन में पहुँच गया कि मैं नौकरी छोड़ के आया था फेलोशिप करने के लिए, अब मैं फेलोशिप से रिजाइन कर चुका था। तो पेरेंट्स एकदम सरप्राइज होते, अब तो समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या करेगा। और
चूंकि अब कुछ ना कुछ तो करना है जीवन में, क्योंकि अब माँ बाप आपको लायक समझते हैं, आप नालायक बेटे नहीं हो, तो लायकपन का वो जो आपके ऊपर प्रेशर रहता है ना, कुछ तो करना ही करके। तो हमने मीनवाइल जब ये सब प्रक्रिया चल रही थी, हमने जज्बा करके एक छोटी सी वॉलंटरी फर्म स्टार्ट की थी, जिसका पहले उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम डिफेंस फोर्सेस के सेक्रीफाइसेस या डिफेंस फोर्सेस के काम के प्रति युवाओं के अंदर ग्रेटिट्यूड जगाएं। तो जैसे आज 23 मार्च है, शहीद दिवस है, भगत सिंह जी का जन्मदिन रहता है, तो हम भगत सिंह जी की शहादत दिवस है, तो हम 23 मार्च को पैन इंडिया लेवल पे हम लोग सिग्नेचर कैंपेन वगैरह रन करते थे कि इन तीनों लोगों के लिए लोग अपनी फीलिंग्स बताएं। लेटर राइटिंग करवाते थे हम लोग कि पैन इंडिया से लोग लेटर रखें, ये लेटर हम लोग डिस्पैच करते थे बॉर्डर्स पे जा जाके, JNK इन्फेंट्री को दे के आ रहे हैं, हम लोग पठानकोट में ले जाकर दे रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम जो करते थे कि जो भी युवा शहीद हैं उन शहीदों के परिवार को डॉक्यूमेंट करते थे, वीडियो डॉक्यूमेंट्री। ये समझने की कोशिश करते थे कि जस्ट शहादत के बाद सरकारें या जब फौज आपको वादा करती है कि आपको गैस की एजेंसी मिल जाएगी, पेट्रोल पंप मिल जाएगा, गांव के लोग आपके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद तेरा नाम रहेगा, 3 महीने या 6 महीने के बाद हालात क्या हैं, कितना कमिटमेंट निभाया जा रहा है, कितने लोग अभी भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अमूमन मैं अफसोस मुझे कभी कभी हो जाता था कि ये चीज़ें उतनी हद तक परिभाषित नहीं हो पाती थी। तो ये पूरी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना, और कहीं ना कहीं हमने कोशिश की थी कि किसी सोल्यूशन तक पहुंचाएं। तो जैसे पठानकोट में शहीद अदा पिंड करके एक गांव है, हम उस गांव में गए, तो हमारी कोशिश थी कि हम एक वॉलंटरी फर्म बनाएं जिसमें गांव के 4-5 लोग हम लोग जोड़ें, जिनकी मौत, ये कह सकते हैं मौलिक जिम्मेदारी थी कि शहीदों के परिवारों की कोई भी जिम्मेदारी, उनके बच्चों के कहीं एडमिशन कराने हो, उनकी विधवा को अगर कोई सहायता चाहिए, बूढ़े माँ बाप को सहयोग चाहिए, तो ये जो ग्रुप बनाए उनका सहयोग करे वॉलंटरी करके किसी तरीके से। ये तो एक प्रोसेस होगी, लेकिन सस्टेन कैसे करेगा, सस्टेनेंस एक बड़ी की हो जाती है। सस्टेनेंस करने के लिए हमने सोचा कि जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा है, जिनके नाम पे शेरशाह फिल्म आई थी, कैप्टन विक्रम बत्रा के बड़ा मशहूर कोट है, ये दिल मांगे मोर। तो हमने सोचा कि टी शर्ट डिज़ाइन करते हैं, तो त्रिची में हमने टाइप किया कि टी शर्ट्स वहाँ से निकलवाएंगे, उन टी शर्ट्स के ऊपर ये दिल मांगे मोर वाला कोट, जज्बा का लोगो, वीविंग करवाएंगे, हैंड वीविंग जो कराएंगी ये विधवाएं, जो शहीदों की विधवाएं, ये वीविंग करेंगे और टी शर्ट्स को हम मैन्युफैक्चर करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैन इंडिया। और जो भी आवक निकल के आएगी उसका एक बड़ा हिस्सा जो निकलेगा इनके वेलफेयर में चला जाएगा, तो सस्टेनेंस का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये थॉटफुल तो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन चूंकि 1.5-2 साल से नौकरी छोड़ के बैठे हुए थे, स्टाइपेंड पे जिंदा थे, और स्टाइपेंड अब मुश्किल 10-12 हज़ार का था, तो बैकअप ऑफ फंड्स बिल्कुल नहीं था। तो वो रिस्क देख के लगा यार अभी इमीडिएटली करने के लिए कुछ उसमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तेजी से चाहिए था, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी। और धीरे धीरे मेरे साथ के लोग जो 2-3 लोग थे उनका पेशेंस चूक रहा था, क्योंकि किसी को घर से कॉल आ रहा है, किसी घर में जिम्मेदारियाँ अलग हैं, तो आप धीरे धीरे अकेले पड़ने लगते हैं। तो मुझे लगा कि ये सही वक्त है कि पहले मैं घर चला जाऊँ, घर में थोड़ा 1-2 महीने रुक के तय करता हूँ क्या करना है मुझे। तो वहाँ से वापस घर आ गया। अब 5 साल पहले जो बेटा यहाँ से निकला है, वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करने पहुँचा है, उसने फिर अपनी मर्जी से फेलोशिप भी कर ली, अब वो सडनली लौट के घर आ गया। तो माँ बाप के लिए अब उनका लायक बेटा घर पे बैठा हुआ है, सडनली लैपटॉप पे दिन भर पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो पापा थोड़े चिंतित दिखे, लेकिन कुछ डायरेक्ट उन्होंने बोला नहीं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल गया, तब तक कुछ नहीं। शुरू में तो पकवान खिलाते रहते हैं माँ बाप, जो लौट के आता है घर में बच्चा अच्छी चीज़ें। सडनली क्या हुआ ना, किस दिन किसी पड़ोसी ने पूछ लिया क्या हो गया, मतलब बेटा लौट के आ गया अचानक से, कुछ क्या नौकरी वोकरी से निकाल दिया क्या है। तब पापा को लगा नहीं, अब पूछताछ करनी। पापा बोलते कैसा मामला है, मतलब क्या सोच रहे हो आप, दिन भर लैपटॉप में लगे हो, आगे का क्या फ्यूचर प्लान सोचा है, तो आपको क्या ऐसा जो ढूंढ रहे हो। तो मैंने कहा पापा मैं सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा हूँ। तो पापा बोलते बेटा मुझे करीब 25 साल हो गए सरकारी नौकरी में, मैं अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं पा पाया हूँ। और फिर उन्होंने मुझे जो की चीज़ बताई भी है, पापा मुझे बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन बहुत टेम्परेरी होता है। आज आपको जो चीज़ करने में अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो कल भी लगे। तो आप लेकिन इस चक्कर में इसको मत अवॉइड करते जाओ कि जो मिल रहा है नहीं, ये तो परमानेंट मजा नहीं आएगा, इसमें नहीं करता हूँ। इसी चक्कर में आप लगातार स्किप करते हो, देखो आपने नौकरी छोड़ी, फिर ये किया, फिर वो किया। तो आप जो कर रहे हो उसमें मन लगा के लगन से उसको एक अंजाम तक पहुंचाओ, उसके बाद कुछ और करना। तब मेरे को लगा कि नहीं यार ये तो एसेंशियल चीज़ हो जाएगी। और तब मैंने इस आइडिया को, जो मैं सिर्फ एक कह सकते हैं सतही तौर पे जिसको मैंने सोच के रखा था कि एक सस्टेनेंस वाला डेवलप करेंगे, जो मैं आपको बताया कि मैंने वहाँ पे दिव्यांग बच्चों का कैसे वो देखा था कि डिस्क्रेडिट कर देते थे उनको। और सेम टाइम पे मैंने एक मिराकल कुरियर करके कंपनी है मुंबई की, ध्रुव काडला उसके फाउंडर, जो लॉजिस्टिक कंपनी चलाते हैं डेफ के साथ में, वो मैंने पढ़ी देखी उनके बारे में, मुझे लगा यार बड़ा अच्छा काम है। लेकिन एक जो मुझे कह सकते हैं लूप होल नहीं बोलेंगे, मुझे जो चीज़ समझ में आती थी कि जनरली हम लोग एक डिलीवरी बॉय के साथ कितना वक्त बिताते हैं। डिलीवरी बॉय आपके पास में आता है, पैकेज आपको देता है, साइन करता है, चला जाए, बहुत मुश्किल 1 मिनट का इंटरेक्शन टाइम होता है। उस 1 मिनट के इंटरेक्शन टाइम में इंटरेक्शन नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे डेफ की जिंदगी क्या थी, उसके साथ क्या चैलेंजेस, उसके परिवार में क्या है, कुछ अगर जानना चाहें तो वक्त आप जनरली नहीं बताते हैं क्योंकि आप उस पोजीशन में नहीं हैं। तब मुझे लगा कि क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को हॉस्पिटैलिटी में लाया जाए। हॉस्पिटैलिटी में आपके पास वक्त है, आप लेजर टाइम स्पेंड करने आते हैं, आप अपना बिजी शेड्यूल लेके नहीं आते हैं, यू कम टू स्पेंड अ गुड टाइम, लेजर वक्त लेके आप आते हैं। तो उस लेजर वक्त का सबसे सही सदुपयोग है कि यहाँ पे उस कम्युनिटी को प्लेस किया जाए जो जनरली अवॉइडेड है, जिसके साथ आपको कभी सहज मौके नहीं मिले बातचीत करने के। यहाँ पे आप लेजर टाइम में यू आर हैविंग अ गुड टाइम, तब आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो लोग आपके आसपास में मौजूद हैं। और एक तो एम्प्लॉयमेंट का इशू डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, दूसरा सोसाइटी सेंसिटाइज हो रही है।
सोसाइटी सेंसिटाइज कि आपको पता है कि यार ये एम्प्लॉयबल लोग हैं, ये कैलिबर वाले लोग हैं, हमने इनको शुरू से इग्नोर करके रखा था। इस आइडिया के अराउंड फिर नुक्कड़ बनना चालू हुआ। मैं 2013-12 के अक्टूबर नवंबर में रायपुर आया। मैं रायपुर से एक्चुअली था नहीं, भिलाई में इंजीनियरिंग करके चला गया। रायपुर से कभी कोई ताल्लुकात रहा नहीं, लेकिन चूंकि सेम टाइम मेरे जहन में था कि मैं इंदौर में इसको शुरू करूँ कि रायपुर में करूँ, तो रियल एस्टेट इंदौर का थोड़ा कॉस्टली था और मेरे पास फंड्स कम थे, तो मैं रायपुर में आया क्योंकि मुझे लगा इंजीनियरिंग यहाँ से हुई है, नेटवर्क थोड़ा मिल जाएगा दोस्तों वगैरह का। यहाँ के DDU नगर में एक 3,500 का कमरा किराए पे लेके मैं रहा, और मुझे उस वक्त तक लगता था बिजनेस शुरू करने का एक ही तरीका होता है, एक बिजनेस प्लान बनाते हैं आप 30-32 पेज का, उसको बैंक के पास ले जाकर दिखाते हैं, सर ये आइडिया रहा, पैसे लेते हैं और काम शुरू करते हैं। आया मैंने एक 25 क्वेश्चन का पहले तो क्वेश्चन बनाया, वो क्वेश्चन लेके मैंने सर्वे करने शुरू की। मॉल में जाता, पार्क में जाता, लोगों से पूछता कि भाई चाय और कॉफ़ी मिलने पे आप क्या पीना पसंद करते हैं, एम्बियंस, हाई बिजनेस प्लान बनाया और बैंक के पास जाना शुरू किया। तो बैंक ने आइडिया बहुत अच्छा ज़रूर बोला, लेकिन फंड देने को कोई रेडी नहीं, क्योंकि आप शहर के नए हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है मॉर्गेज करने की, तो कैसे आपको फंड्स देंगे। इस इशू से 2-4 होने के बाद मुझे लगा कि यार चूंकि आइडिया मेरा है, कन्विक्शन सिर्फ मुझे है फिलहाल में, तो क्यों ना इसमें फंडिंग पर मैं ही अरेंज करके लगाऊं। तो मैंने जो अपने दोस्तों को बोला कि भाई तू 1.5 लाख रुपए दे, तू 1 लाख रुपए दे, 50,000 रुपए दे, कर करके करी दूर की मौसी को बोला मौसी आप दे दो, पापा को नहीं बताना, पापा को क्योंकि भी बहुत ट्रस्ट नहीं है आइडिया के ऊपर। मेरे डैड और मॉम उस वक्त थोड़े स्केप्टिक थे कि यार तू सरकारी नौकरी वाले परिवार का आदमी है, बिजनेस तेरे से कहाँ हो पाएगा, जिंदगी में तूने कभी कुकर का ढक्कन खोल के चावल निकाला नहीं है, तो ऐसा रहा है, कहाँ से हो पाएगा। तो उनको वो अवॉइड कर रहे थे कि मैं इस तरीके की रिस्क प्रोन चीज़ों में ज़्यादा अटेम्प्ट ना करूँ। तो वहाँ से मैंने कहा कि अभी मॉम डैड को उतना वो नहीं करते, पैसे मैंने सेल्फ लेवल पे अरेंज किया। 8 लाख रुपए के आसपास मैंने अरेंज किया, जिसमें 1.5 लाख रुपए मेरा PF का पैसा था, बाकी कुछ मैंने दोस्तों से अरेंज किया। वो पैसा लेके मैंने समता कॉलोनी में सर पहला नुक्कड़ खोला, और वो नुक्कड़ छोटा सा, मेरे ख्याल से 480 स्क्वायर फीट की टोटल जगह है, फ्लोर सीटिंग में लोगों को बिठाला, और पूरी कोशिश ये थी कि लोगों को बस ये एहसास दिलाना है कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको एक्सपीरियंस मतलब आपको महसूस करना पड़ेगा। ये महज खाने पीने की जगह नहीं कि आप आए, आपने पिज़्ज़ा खाया और आप चले गए, आप आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस लेना है यहाँ पे। तो रिक्रूटमेंट के लिए मैंने यहाँ पे 2 डेफ बच्चे हायर किए। सबसे पहले नीलेश करके एक बच्चा मेरे पास में आया, वो इसलिए आ गया क्योंकि हॉस्पिटैलिटी का उसको भी अनुभव नहीं था, लेकिन उसका घर समता के पास में था। उसमें मतलब ये मैं देखने आ रहा हूँ, अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो नीलेश के साथ काम शुरू करना मतलब साइन लैंग्वेज समझना। मुझे साइन लैंग्वेज की कोई समझ नहीं, मुझे लगता था डेफ से बातचीत करने के लिए पेपर से काम पर चल जाता है, लेकिन जब आपको लगातार बातचीत करनी है, आपको सिर्फ नौकरी में काम नहीं लेना बेटा, जब काम करते आपको समझाना है कि भाई ये कैसे लाना, वो कैसे लाना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग टी जॉइंट के तौर पर इंट्रोड्यूस हो रहे थे, क्योंकि चाय के हमारे पास वैरायटीज ज़्यादा थी, और साइन लैंग्वेज में चाय का ये अकेला साइन है एक, मेरे पास 20 वैरायटी की चाय थी। तो अब ये कैसे आइडेंटिफाई हो पाएगा एक अकेली चाय से, तो अलग अलग चाय, जैसे दिस बिकेम साइन फॉर जिंजर टी, और कुल्हड़ टी का ये साइन बन गया, ईरानी टी का ये साइन बन गया, अलग अलग हमने साइन डेवलप, एक यूनिक कोड हमने डेवलप किया साइन लैंग्वेज में नुक्कड़ के मेन्यू के लिए अलग से। अलग अलग वैरायटी की पिज़्ज़ा को कैसे डिनोट करेंगे, टिश्यू पेपर कैसे मांगना है, डिस्पोजल्स कैसे मांगने हैं, पानी की ग्लास कैसे मांगनी है, कुछ वो मुझे सिखाते, कुछ मैं उनसे सीखता, कुछ हम लोग मिलकर तैयार करते, कौन सा नाम ज़्यादा रिलेटेबल है। ग्रेजुअली करीब 1 से 1.25 महीने के अंदर हमने पूरी आपस में कम्युनिकेट करने लायक साइन लैंग्वेज रेडी कर ली थी, जिसको अडेप्टिव साइन लैंग्वेज आप कह सकते हैं, ताकि संवाद आसानी से हो सके। और मेन्यू पे मैं सारे मेन्यू पे हमने साइन लैंग्वेज मेंशन कर दी कि जो भी नए लोग आते हैं, एक तो ऑब्वियसली पेपर पेन रखा हुआ अपने ऑर्डर देने के लिए, बाकी नीचे मेंशन है कि भाई टिश्यू पेपर आप कैसे मांगेंगे, एक्स्ट्रा प्लेट कैसे मांगेंगे, सॉस या केचप कैसे मांगना, हाँ छोटे छोटे साइन, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD भी लिखी हुई है, ताकि आपको बेसिक कुछ साइन करके बताना है वो आप प्रैक्टिस कर लो। ये करने के पीछे भी बहुत बड़ा जहनी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि लोग प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, वो आए एक्सपीरियंस किया और चले गए, ये मानते हो कि बहुत अच्छा नेक काम है आप करते रहो, वो नहीं, आप भी शामिल हो, आप भी प्रयास करो। मैं अकेला फ्लैग बेरर नहीं हूँ, मेरे के लिए जिम्मेदारी नहीं है, 6.5 करोड़ डेफ हिंदुस्तान के हम सबके हैं, हम सबको एफर्ट डालने, एक अकेला प्रियंक पटेल बदलाव नहीं ला सकता है। आप बदलाव कैसे लाएंगे, जब मैं आपको सारी सुविधाएं सामने मुहैया कराऊं, आपको मैं तैयार करूँगी आप साइन लैंग्वेज में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइडिया ऑफ इंक्लूजन एक्चुअली क्या है, आइडिया ऑफ इंक्लूजन यही है कि आपको रोजगार के अलावा इनको सहजता से स्वीकारना भी है। वो स्वीकार्यता आने के लिए जरूरी कि आप ये सब चीज़ें सीख पाएं। कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, सहजता कैसे बनेगी। संवाद बनाना 2 कम्युनिटी के बीच में करना। तो 2013 में नुक्कड़ समता स्टोर्स हमने शुरू किया। कलेक्टिवली लगातार 3 सालों तक हम डेफ कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। हमने पंडरी में अपना एक स्टोर खोला 2014 की लास्ट में, और ओवरऑल कह सकते हैं 2015 तक हमारे पास में 2 स्टोर थे, जो हमारे पास कम से कम 11 के आसपास डेफ बच्चे थे। छत्तीसगढ़ का पहला स्टोर जो डेफ को रिक्रूट करता है, मीडिया कवरेज वगैरह मिलना चालू हुआ। लेकिन सबसे पहले जो मीडिया कवरेज गई थी उसमें ये चला गया था कि एक इंजीनियर ने खोली चाय की दुकान। तो अब वो मीडिया कवरेज है तो पॉपुलर होने लगा, पेरेंट्स को बता नहीं पा रहा हूँ, पापा तो इसी बात से नाराज थे कि तो ये क्या करने लगा है। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि जितनी हमने मेहनत की होगी, मैं शहर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं हर बार मानता हूँ भैया कि किसी भी अच्छे आइडिया का सस्टेन करना ज़रूरी है। लोग और सोसाइटी जब तक मुद्दे को और आइडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आइडिया सफल नहीं हो सकता। और मुझे लगता है नुक्कड़ का सफल होना निहायत ज़रूरी चीज़ थी। नुक्कड़ जैसा आइडिया अगर 1 साल के बाद फेल हो जाता था, लोग कभी प्रयास नहीं करते।
मेरी तरह कोई और आदमी अगर कभी भविष्य में आता सोचता कि ऐसा कुछ मैं ट्राई करूँ, अरे रहने दे यार वो आइडिया तो फेल हो गया था, इस तरीके की चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं सेफ खेलता हूँ। तो हमारे जैसे किसी एक्सपेरिमेंटल आइडिया का सफल होना हर उस युवा के लिए, हर उस सपने देखने वाले के लिए प्रेरणा का काम करता है, मुझे ये एहसास होता है। तो वो तो अब आप आगे आपको कुछ सवाल, क्योंकि ये तो फिर जर्नी तो लगातार चलती रहेगी, मतलब वो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी नीयत साफ रहेगी तो ईश्वर भी उसमें पूरी तरह से आपको मार्गदर्शन करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपने एक साफ नीयत से एक इतना बड़ा चैलेंजिंग आपने बिजनेस स्टार्ट किया कि आप चाहते तो एक रेस्टोरेंट खोल सकते थे, इन्हें बैकएंड टीम में जगह दे सकते थे जैसे किचन में या हाउसकीपिंग में, लेकिन आपने इन्हें फ्रंट में ले आके ऑर्डर सर्व करने से लेके, कैश काउंटर से लेके, मैनेजरियल पोस्ट से लेके, सुपरविजन से लेके हर जगह आपने इन्हें प्राथमिकता दी, आगे बढ़ाया। और ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि आपकी जो भावना है वो बहुत ही स्पष्ट है और एकदम क्लियर भावना के साथ आपका काम हुआ है। क्योंकि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक लग्जरी लाइफ आप जी सकते थे, आपके लगभग 5 साल के इस स्ट्रगल में, मतलब जब आप जॉब छोड़े हैं उसके बाद के स्ट्रगल में तो आप MBA करके और 25-30 हज़ार की जगह आप 50 हज़ार तक पहुंच सकते थे और एक लग्जरी लाइफ जी सकते थे। लेकिन ये चैलेंजिंग जॉब को स्वीकार करना, और जैसा आपने कहा कि आप शहर की शुक्रगुजार हैं, मैं कहता हूं शहर आपका, शहर नहीं प्रदेश, पूरा देश आपका शुक्रिया करना चाहिए और करता है स्वराज मिशन के माध्यम से कि इतनी अच्छी पहल आपने नुक्कड़ टी कैफ़े के माध्यम से की है कि कितना टफ है। आप देखिए, अगर हमें इशारे से 24 घंटा बात करना रहा तो आप जरा इमेजिन करके देखिए दर्शकों कि कितना टफ हो जाएगा वो जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो तृतीय लिंग बोलते हैं, जिन्हें समाज में बहुत अच्छी नहीं माना जाता है, तो उनके साथ काम करना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब ये भी ठीक है, ये भी आपने एक चैलेंजिंग लिया कि ठीक है जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें आप ट्रेन कर रहे हैं, वो तो अपने आप में 24 घंटा एक टफ जॉब था। लेकिन ये तृतीय लिंग को जो जिन्हें किन्नर कहा जाता है, इनको लाने का कॉन्सेप्ट आपने कहाँ सूझा? ये करीब 2 साल भैया 2015 तक जब हम लोगों ने डेफ कम्युनिटी के साथ काम किया हुआ था, तो 3 साल करीब हो चुके थे। एक्सेप्टेंस अच्छा था, सोसाइटी बहुत अप्रिशिएट कर रही थी, आइडिया वाइज भी हमको लग रहा था कि अच्छा चल रहा है, बिजनेस वाज आल्सो डूइंग गुड और एक्सेप्टेंस भी हमको बहुत अच्छा आ रहा था। सेम वक्त पे मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि हमारी एक्सपर्टीज़ हो चुकी थी डेफ कम्युनिटी के साथ काम करने की, मतलब हम लोग साइन लैंग्वेज में प्रो हो चुके थे और हमारा मतलब द टोटल जो कह सकते हैं सेटअप ऐसा बन गया था कि हम लोग बहुत प्रो तरीके से इस चीज़ को करने लगे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हम लोग काम करते हैं, उसके अलावा समाज में और भी ऐसा प्रभावित तबका है जो ऐसे मौक़ों की तलाश में होगा, लेकिन चूंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट आसपास नहीं हो रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, और समाज ने कहीं ना कहीं नुक्कड़ से अपेक्षाएं थी समाज को कि एक सोशल एक्सपेरिमेंटल प्लेस जो इस तरीके के प्रयोग करती है, तो हम वो रिस्क ले सकते हैं, हम वो प्रायोगिक रिस्क ले सकते हैं करने के लिए, क्योंकि हमारे बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट उससे नहीं पड़ता अमूमन, कि लोग ये सोच के नहीं आएंगे अरे यार क्या नया नया प्रयोग करना चालू किया। लोगों ने उम्मीद वही रखी थी कि प्रायोगिक जगह है, क्योंकि बिसाइड हायरिंग डिफरेंट लेवल हम लोग सेम टाइम पे नए नए इवेंट्स भी कर रहे थे कई टाइप के। हम अलग अलग कम्युनिटी के इंटरेक्शन करते थे, पोएटिक इवेंट करते थे, वर्कशॉप करते थे, टैबू टॉपिक्स पे डिस्कशन करते थे। लाइक हमने मेंस्ट्रुएशन पे बातचीत रखवाई हुई है, हमने डेथ जैसे टॉपिक पे डिस्कशन रखे। डेथ के रिचुअल्स क्या होते हैं, जनरली हम लोग युवा कब बात करता है डेथ के रिचुअल्स के ऊपर, लेकिन हमने उनको सबको बुलाया और बातचीत करवाई कि मृत्यु के रिचुअल्स क्या है, क्यों माने गए ये सब चीज़ें। ऐसी कई चर्चाएं करके समाज में एक छोटी सी छवि हमारी वैसी बन गई थी कि एक प्रायोगिक जगह है जो कि इस तरीके के नए नए प्रयोगों को अंजाम देती रहती है। तो अपनी उसी छवि को आगे बढ़ाते हमने सोचा कि एक नया एक्सपेरिमेंट और करते हैं, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। आप एकदम एक सीधा नजरिया आप देखेंगे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समाज ने स्वीकारा नहीं स्वीकारा वो तो बहुत बात की बात है, उनके मानव अधिकारों पे बात है। मानव अधिकार नहीं है उनके पास में एक लेवल तक, इस कदर डिप्राइव्ड कम्युनिटी है वो। एक ट्रांसजेंडर जिस लेवल की सफरिंग झेलता है, समाज से तिरस्कृत होता है, एक्सेप्टेंस को भुगतता है, उसका एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, फैमिली से, जैसे डेफ फैमिली से डिस्कार्डेड नहीं है, डेफ के अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं, तो समाज उनको तत्काल नहीं रिजेक्ट कर देता है। ट्रांसजेंडर को आप देखते ही साइड हो जाते हो, स्पेस बदल लेते हो, रास्ता बदल लेते हो, फैमिली उनको डिस्कार्ड कर देती है, सोसाइटी उनको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। देयर आर नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गिविंग देम अ जॉब। हमको लगा कि एक ऐसी कम्युनिटी किन वजहों से वंचित है, और जरूरी नहीं कि सबके लिए जॉब अवेलेबल होगी, लेकिन डेफिनेटली ऐसे कम्युनिटी में भी इतने ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि वो उन तरीकों से कमाई ना करें कि भाई बैगिंग करना है किसी और बधाई मांगने जाना के अलावा दूसरे तरीके ढूंढते होंगे। सबको एक अच्छी रोटी, अच्छी इज्जत की रोटी की जरूरत होती है। अब लेकिन ये आइडिया सोच लेना कि भाई मैं ट्रांसजेंडर के साथ काम कर लेता हूँ और इस आइडिया को अमली जामा पहनाना,
अरे वो तो बहुत मतलब मान के चलिए कि हमने जब जब एक नई कंपनी के साथ काम करने का चैलेंज उठाया, वो चैलेंज सच में बड़ा भारी, करीब 3 से 6 महीने हमको लगते हैं। अरे अब रायपुर शहर के ट्रांसजेंडर को ये मैसेज देना कि नुक्कड़ नाम की एक ऑल्टरनेटिव जगह आपके लिए तैयार की गई है, जहाँ पे आप एज एन एम्प्लॉय शामिल हो सकते हैं और एक डिग्निफाइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आइडिया के तौर पे बहुत अच्छा है। एक ट्रांसजेंडर को आपको कन्विंस करना है इस थॉट के लिए, ट्रांसजेंडर को कन्विंस नहीं होना इस थॉट से, क्योंकि ट्रांसजेंडर को पता है, एक डिफॉल्ट सच है सर, हमारी सोसाइटी का कड़वा सच यही है, ट्रांसजेंडर जानता है कि उसकी सहजता, उसकी स्वीकारता समाज में नहीं है। हम और आप पिछले 10 सालों से, मैं नुक्कड़ 8-9 सालों से नुक्कड़ को चला रहा हूँ। नुक्कड़ में आज तक 50 ट्रांसजेंडर के साथ हम लोग काम कर चुके हैं। मैं अभी भी जानता हूँ इस कैंपस के बाहर ट्रांसजेंडर को वो इज्जत अभी भी नहीं मिलेगी जो इस कैंपस के अंदर मिल जाती है। वो स्ट्रगल वो ट्रांसजेंडर भी समझता है, तो वो इसके लिए सेफ्टी क्या है, उसके लिए वो चाहता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी कम से कम मिल जाए। तो मेरे यहाँ की 8,000 की पगार की तुलना में दीगर चीज़ों जहाँ से पैसे कमाता है वो फार बेटर है। तो सोचता है भाई कम से कम पैसे तो सिक्योर कर लो, इज्जत तो बाद में कमा ली जाएगी। पोज नहीं थे, सडनली इस फील्ड में चले गए, उनको चाहिए था कि कोई विकल्प हमको मिल जाए, तो हमने जानबूझ के वैसे ट्रांसजेंडर ढूंढने शुरू किए। ये सारे ट्रांसजेंडर के लिए ओपन जरूर था, लेकिन हम चाहते थे कि एक्सक्लूसिव मौके उनको मिले जो सच में ऐसे मौकों की तलाश में, जो चाहते कि बधाई टोली में मांगने जाए, वो नहीं चाहते कि ट्रेन में बैगिंग करें, किसी इलीगल एक्टिविटी में एंगेज करें अपने आपको, जो चाहते कि माहौल में आए, शामिल हो पाए। तो 50-60 हमने करीब, मैं अलग अलग डेरों में जाके मैंने 50-60 के साथ बार बार बात की, आइडिया प्रेजेंट किया है, कुछ को समझ में आया, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ को लगा ये चीज़ काम नहीं कर सकती है। मुझे तक 6 महीने लग गए 4 ट्रांसजेंडर कन्विंस कर पाने में कि आप लोग हमारे साथ आके काम कीजिए। तो भिलाई वाले हमारे शो में सबसे पहले नाज चांद और उनके 2 साथी आए हमारे पास में, और उनको फिर टोन डाउन करना, उनकी ग्रूमिंग पे काम करना, उनके एटिकेट पे काम करना, क्योंकि सब कुछ बहुत पहली बार हो रहा था। इसके पास कभी इतना पोलाइटली, इतना ओपनली किसी के सामने सहजता से गए नहीं कि भाई सर्विस ट्रेड लेके आपको चाय पिलाने आ जाए। ये बहुत ही अचरज वाली चीज़ें थी। तो इस पूरी प्रोसेस पे काम करना और सिस्टम को वैसा अडेप्ट करना कि अब सेम टाइम पे हमको ये भी करना था कि डेफ और ट्रांस के बीच भी सिंक बिठाना है, हमको ट्रांस और हमारी किचन टीम के बीच भी सिंक बिठाना है, हमको हमारी हाउसकीपिंग टीम और ट्रांस के बीच सिंक, ये भी इंटर कम्युनिटी सिंक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मतलब आज हम जिस कैंपस में बैठे हैं, यहाँ 5 कम्युनिटी एक साथ काम करती हैं, डेफ हैं, ट्रांस हैं, ड्वार्फ हैं, डाउन सिंड्रोम है, ट्रैफिकिंग सर्वाइवर हैं, इंटेलिजेंट शेफ वगैरह हैं। तो ये इंटर कम्युनिटी सिंक इतना पावरफुल टूल है भैया, मतलब आप मान के चलिए आज एक डेफ एक ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ को जान रहा है, जबकि दोनों मार्जिनलाइज्ड है, दोनों वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं। आज एक ट्रांसजेंडर एक डेफ के इश्यूज को जानता है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक डेफ ये जानता है कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की तकलीफ क्या होती है, एक डाउन सिंड्रोम वाला ड्वार्फ की समस्या जानता है। ये ऑलरेडी प्रभावित तबका किसी दूसरे प्रभावित तबके के प्रति संवेदनशील हुआ है। अब ये बात समझिए कितना बड़ा बदलाव वाला, मतलब हमने सोसाइटी को जो बदला सो बदला, हम मानते नहीं मानते वो दुनिया जानेगी, लेकिन ये 15 लोग जो मेरे कैंपस में एट अ टाइम काम करते हैं ना, ये एक दूसरे के प्रति संवेदनशील है, एक दूसरे की टीम की तरह काम करते हैं। आज एक डेफ एक ट्रांसजेंडर को अप्रिशिएट करता है, उसके इश्यूज जानता है, क्या चैलेंजेस है उसके बारे में जानता है, वो अपनी कम्युनिटी में बातें बताता है। तो इंटर कम्युनिटी सिंक बहुत बड़ी ताकत है नुक्कड़ की। भिलाई में जब ये सब चीज़ें शुरू हुई थी तो रिस्क और डर बहुत ज़्यादा था, जैसे मैंने आपको बीच में चर्चा करते बता रहा था कि मुझे लगता था यार फैमिली जैसी होती है, जनरली डिसीजन मेकिंग जैसी होती है। अगर आप जाके बताएं कि पापा मैं आज एक कैफे में गया था, ट्रांसजेंडर सर्विस दे रहे थे, और डैड मना कर दे, नहीं नहीं ऐसी जगह मत जाकर, बेकार जगह होती, वो रिस्क लगता था हमको। लेकिन एकदम मान के चलिए कि शुरुआती 7 दिनों के अंदर सारे मिथ, सारा आपका शक, सारा सब कुछ बह गया। जब हमने देखा कि लोग खुल के सामने आ रहे हैं, नंबर्स में लोग आ रहे हैं, अपने बर्थडे हमारे ट्रांस मेंबर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी कहानियां जानना चाह रहे हैं कि भाई इसके पहले आप कहाँ थे, कैसे जीवन बताया, जैसे ट्रेन में अगर आप बैगिंग करते थे वो ज़िंदगी क्या होती, ट्रांसजेंडर आप कैसे बन जाते। क्योंकि मुझे लगता है इसके पहले कभी ओपन कंफर्टेबल एम्बियंस में कोई ट्रांसजेंडर किसी से रूबरू नहीं हुआ था। कम से कम भिलाई के लिए अगर मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ, किसी ट्रांसजेंडर ने कभी इतनी खुल के किसी से सहजता से बातचीत नहीं की थी। तो जब सोसाइटी को वो मौका, वो जगह मिली कि इजी कन्वर्सेशन यहाँ पे हो सकता है, तो सारी चीज़ें एकदम फूल की तरह खिल के आ गई सामने, एकदम प्यारे तरीके से लोग जानना चाह रहे हैं, कहानियाँ समझना चाह रहे हैं। ट्रांस को भी वो सहजता मिली ना कि ट्रांसजेंडर भी जानते यार, सोसाइटी हमारे बारे में जो राय लेके चलती है उसको बदलने का मौका इनका है। मैं हमारे साथ जो भी ट्रांस काम करते हैं उनको यही बोलता हूँ कि आप अकेले यहाँ काम नहीं कर रहे हो, आपकी पूरी रिप्रेजेंट कम्युनिटी यहाँ पे काम कर रही है। एक सिंगल ट्रांस मेंबर या इलियाना जैसे हमारे साथ काम करती है, नाज या चांद, कोई भी हमारे साथ काम कर रहा है, वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं। उनकी एक एक एक्टिविटी, उनका एक एक रिएक्शन, उनका एक एक रिस्पॉन्स उनकी पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है। मेरे कैंपस में आने वाला हर कंज्यूमर उनसे रिप्रेजेंट करती हुई कम्युनिटी को जान पाएगा कि हाँ यार ट्रांस ऐसे होते हैं। तो उनकी कंधों पे मौत बड़ी जिम्मेदारी है, वो कैसा रिएक्ट करें, कैसा रिस्पॉन्स करें, अगर वो चाहते हैं कि सोसाइटी उनको वैसा परसीव करे। तो इस आइडिया पे काम करना, और ये कल्चरली मुझे लगता है कि लगातार हमने इस पूरी ग्रूमिंग पे काम किया है, लगातार बेहतर करने की कोशिश की है। सिर्फ रोजगार दे के नुक्कड़ ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ ली कि मेरा काम खत्म हो गया। मैं कभी जाना भी नहीं जाना चाहता हूँ कि नुक्कड़ एक एम्प्लॉयमेंट देने वाली जगह है। एम्प्लॉयमेंट देने की जिम्मेदारी होती भी है तो मैं यहाँ पे 50 लोगों को किचन के अंदर डाल के फुर्सत हो जाता, अवार्ड तब भी देते लोग कि भी एम्प्लॉयमेंट देता है। हम यहाँ पे इंक्लूसिव आइडिया पे बात कर रहे हैं कि ये रोजगार नहीं है, ये एक समावेशित रोजगार है। हर वो कम्युनिटी मेंबर जिसको यहाँ पे हमने रोजगार दिया उसके पास हक है कि अपनी बात रख सके, अपने चैलेंजेस कम्युनिटी के सामने बता सके। इंटर कम्युनिटी सिंक जैसे बड़ा टूल हमारे पास में कि एक ऑलरेडी प्रभावित कम्युनिटी दूसरी प्रभावित कम्युनिटी के चैलेंजेस को समझती और जानती है।
हर सोसाइटी यहाँ पे जब आती है तो इजीली आप और हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम डेफ के चैलेंजेस समझ सकते हैं, ट्रांस के चैलेंजेस समझ सकते हैं। एक ड्वार्फ के हमने एक बौने समुदाय के व्यक्ति को हमने सर्कसों में देखा है, उसके ऊपर हम हमेशा हंसे हैं। हमने कभी उसको काउंटर पे खड़े होकर कैश लेते हुए बातचीत करते नहीं देखा। हमने कभी उसको सर्विस देते हुए आपसे सर हमारे ये डिशेज अच्छी चलती है, आप कौन सी लेना पसंद करेंगे। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मनीष खुंटे जो हमारे यहाँ पे एक ड्वार्फ मेंबर हैं, संडे पीक आवर्स में नुक्कड़ का रूठा जो पैक चलता है, जब उसमें कम से कम 20 से 30 क्लाइंट्स बैठे रहते हैं, उनसे सिंगल हैंडली इंटरेक्ट करते हैं। वो हर टेबल पे जाके उनको रिकमेंड करना बेस्ट डिशेज क्या क्या है, उनसे ओपिनियन लेना, उनको प्लस माइनस कस्टमाइजेशन करके देना सिंगल हैंडली विद ईज एंड एफिशिएंसी। मतलब आई एम स्टन्ड एंड सरप्राइज टू सी दैट फेलो कि कितना ग्रूम हो चुका है वो बच्चा, वो क्या प्यारे तरीके से हैंडल करता है। मतलब एक जो मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे दुनिया में हॉस्पिटैलिटी की जाए, वैसे लोग हॉस्पिटैलिटी दें। तो ये सारा बदलाव, कम्युनिटी का इंटरेक्शन, लोगों का जुड़ना, लोगों का मिलना और एक ओवरऑल वर्क कल्चर जिसको हमने बनाया, मैं उस चीज़ पे बहुत फख्र करता हूँ। अप्रिशिएट हुए हैं, हमें रिकॉग्निशन मिला, अवार्ड मिले, हमें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ताकत नुक्कड़ की अभी भी वो है जब मैं देखता और जानता हूँ कि आज दीनदयाल साहू अगर काउंटर पे खड़ा है डेफ बच्चा होने के बाद, उसके पेरेंट्स जब मेरे पास में आते बताते कि हम लोग दीनदयाल ने एक नई गाड़ी खरीद ली है, दीनदयाल का बच्चा होने वाला, दीनदयाल की शादी हो चुकी है, दीनदयाल मकान की तैयारी कर रहा है, तब मुझे याद आता उड़ीसा के उस परिवार का बच्चा जिसके माँ बाप उस बच्चे के प्रति एकदम निराश थे कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे के अंदर वो विचार की थी कि मैं परिवार का हिस्सा होकर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तब मुझे दीनदयाल साहू एक बहुत शानदार विकल्प लगता है कि इसके होने से वो मकसद कम से कम मेरा पूरा हो पा रहा है जो मैं सोच रहा था कि इंक्लूजन ऑफ आइडिया का क्या होता है। कितनी बड़ी बातें और इतना बड़ा संदेश कि उसको समझाया नहीं जा सकता है। दर्शक जो देख रहे हैं ना वो खुद समझ सकते हैं कि इतनी साफ नीयत और इतना बड़ा विजन, सबसे बड़ी बात होती है आपकी दूरदर्शिता और एक रिस्क लेने की कैपेसिटी कि किस प्रकार से अपने एक जो स्टेबल कैरियर है उसको बहुत स्टेबल कर सकते थे। इजी लाइफ जैसे हम आप बहुत से लोग जीते हैं अपनी फैमिली के साथ, एक सुबह 9 से शाम की 6 की ऑफिस और उसके बाद परिवार के साथ घूमना फिरना, आनंद करना, रिश्तेदारी करना। लेकिन ऐसा चैलेंजिंग जॉब लेके और जैसे कि प्रियंक जी ने बताया कि सिर्फ रोज़गार देना ये इसका मोटिव नहीं है नुक्कड़ कैफ़े का। रोज़गार के साथ साथ जो समाज में जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन लाना है, और इसके साथ साथ जो जैसे बताया कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो थर्ड जेंडर हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके बीच में कैसे सामंजस्य बनाना और इन सबका जो एक निचोड़ होता है वो निचोड़ कैसे समाज में ले आना, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं वाकई रायपुर भिलाई के लोगों को बहुत बड़ा साधुवाद देता हूँ कि आप सबने नुक्कड़ टी कैफ़े को इतना अप्रिशिएट किया। यहाँ आके आप लोग बर्थडेज मनाते हैं, उनके साथ फैमिली जैसा बर्ताव करते हैं। और मेरा एक निवेदन भी है कि ये नुक्कड़ टी कैफ़े तक ही ना रहे, ये अगर हम आप ठान लें ना, अगर प्रियंक पटेल जैसे लोग ठान लें और ऐसे कई प्रकाश पुंज पांडे, प्रियंक पटेल समाज में हैं, बस ज़रूरत है आगे बढ़ने की। आप लोग अपने अपने सेक्टर से, सेगमेंट से आगे बढ़िए और ऐसे लोगों के साथ इन्हें मेन स्ट्रीम में लाइए और देखिएगा समाज में धीरे धीरे धारणाएं चेंज हो जाएंगी। बदलाव जो होते हैं कभी भी छोटी सी शुरुआत से ही होती है, जैसे प्रियंक ने किया कि अपना एक इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ के, एक सेटल लाइफ छोड़ के इतना बड़ा रिस्क लेके, क्योंकि वो वेदना थी और वेदना से जो निकला हुआ जो टीज था वो उनके जहन में था। उन्होंने सोचिए जो मतलब माफ़ कीजिए बोलना नहीं चाहिए, जो कम्बोर्ड में बैठ के पोटी करता होगा वो उस गांव में जाके यूरिया की फ्यूम्स में रह के गोडाउन में कैसे रहता होगा और वो कैसे सरवाइव किया होता। क्या ज़रूरत थी इनको ये सब करने की, लेकिन वो जो जज्बा होता है, जज्बा सबसे बड़ी बात होती है दर्शकों। और अगर आपका जज्बा सही है, नीयत साफ है, तो ईश्वर 100% आपका सपोर्ट करते हैं। और उसी का उदाहरण है ये हंसता हुआ चेहरा जिसने आज कई ज़रूरतमंदों के जीवन में हंसी और उनके परिवारों में वो हंसी व मुस्कान छेड़ी है। और इसके लिए प्रियंक जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। मतलब जितना भी शब्द हैं वो कम पड़ेंगे, क्योंकि वाकई ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। लेकिन अब प्रैक्टिकली भी बहुत सारी बातें करनी है ताकि हमारा उद्देश्य है कि ये चीज़ें सामने आएँ, ये चीज़ें समाज में जाएं और प्रेरणा मिले लोगों को। क्योंकि जो लोग सोचते हैं ना कि अब मैं क्या करूं, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रियंक पटेल। इतने बड़े एग्जाम्पल है कि इनके पास तो ऑप्शन था कि क्या क्या कर सकते थे,
लेकिन वो छोड़ के ये क्या करूं, और उसमें जब वो दिशा विहीन हो गए तब उन्होंने किस प्रकार से संभाला, किस प्रकार से अपने इस विजन को आगे बढ़ाया, ये काबिल तारीफ बात है। और आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे नुक्कड़ के बारे में, बहुत सी इंफॉर्मेशन से आप देखिए। प्रियंक जी अवार्ड की बात कर रहे थे, अवार्ड के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को ये भी समझ में आए कि अच्छा काम करने से आपको किस प्रकार का रिकॉग्निशन मिलता है, और ये अवार्ड भी बहुत ज़रूरी है। अवार्ड आपको प्रेरणा देता है और आगे बढ़ने का। तो पीछे जैसे हम देख सकते हैं कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से आप एक अवार्ड ले रहे हैं, इसकी स्टोरी बताइए जरा। ये सर वर्ष 2020 में राष्ट्रीय स्तर पे हमें सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार मिला है। नेशनल अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 2020 में भी 3 दिसंबर की बात है। तो ये दरअसल होता है क्या है कि हर राज्य से एक रिकमेंडेशन जाता है कि जो भी ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिफरेंटली अवार्ड मिलना चाहिए। तो हमारे 8 सालों के प्रयासों को या हमारे लगातार किए गए कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए इस बार के जूरी ने तय किया था कि नुक्कड़ को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार मिलना चाहिए। तो 2020 का ये पुरस्कार, और इसके अलावा सेम साल में हमें एनसीपीईटीपी जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ से हेलन किलर अवार्ड मिला था ऑन द सेम फील्ड की स्पेशली एबल कम्युनिटी के हम लोग काम करते हैं। और मुझे लगता है ये सारे पुरस्कार जो होते हैं कहीं ना कहीं एक डेफिनेटली प्रेरणा का काम तो करते हैं और हमें वो हिम्मत देते हैं कि एक वैलिडेशन जिसकी बात करते हैं ना कि नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन आपको वैलिडेट करता है कि जो आप कर रहे हैं, जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो सच में अच्छा काम है, वो एक बेहतर काम है, उस काम को और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये रिकॉग्निशन जो है इस तरीके का, ये बूस्ट करता है हमारे मोरल को, हमारी टीम के मोरल। मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ जिस मोमेंट में अवार्ड ले रहा था, ये पूरी प्रक्रिया मेरे ख्याल से 3-4 मिनट की रहती है। जब आप जाते हैं, उठते हैं, राष्ट्रपति जी से अवार्ड लेते हैं, नीचे आते हैं, तो उस वक्त शायद वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आया। मैंने हाँ ठीक है चलो अवार्ड मिल रहा है ओके करके। बट द मोमेंट आई केम बैक टू रायपुर में जब मेरे साथ के लोग, मेरी टीम के लोग, यहाँ के लोग जब वहाँ पहुँचे नगाड़े लेके, जिन्होंने स्वागत किया, कंधों पे उठा लिया, दिल से लगा लिया, तो मुझे लगता है। और जब मेरे पास फीडबैक्स और मैसेजेस की बौछार आई कि भैया जब आप वहाँ पे जाके अवार्ड ले रहे थे तो सारे नुक्कड़ के लोग जुड़ने को लगा, ऐसा लग रहा था हम खुद खड़े होकर वहाँ पे अवार्ड ले रहे हैं। ये सर कहते हैं कि एक ओवरऑल जो इफेक्ट है ना कि कम्युनिटी जुड़ाव कैसा महसूस करती है। मेरे साथ के सारे चाहे डेफ बच्चे हों, हम लोगों ने आके खूब मस्ती की, खूब नाचे हम लोग, कि रिकॉग्निशन इन सब की मेहनत का करेंगे। मैं तो कहता हूँ आपको डिवोटेड है। मैं सिर्फ वहाँ पे चेहरा बन के गया था, मेहनत अल्टीमेटली इन्हीं की 100%। नुक्कड़ इन्हीं से है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो व्यक्ति हूँ जिसको लगता था कि जगह शुरू होनी चाहिए। मैं वो कदम बढ़ा के अब यहाँ इनके पीछे इनको आगे बढ़ाने के लिए हूँ। 100% कॉन्ट्रीब्यूशन, एफर्ट, ट्रेनिंग, मेहनत सब कुछ इन लोगों का है, पूरा हासिल इन लोगों का है। कितनी बड़ी बात, कितनी सहजता से आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, और यही एक विशिष्ट व्यक्ति की पहचान है। इसीलिए द पीपी शो का जो विजन है ना कि ऐसे विशिष्ट लोग की जीवनी सामने आनी चाहिए। और आप देखिए, ये मुझे लगता है कि इस पूरे इंटरव्यू में एक भी ऐसा क्षण नहीं होगा, एक भी ऐसा सेकंड नहीं होगा जिससे आज का यूथ या समाज के हर वर्ग प्रेरणा ना ले सके। और ये किस पे काम कर रहे हैं? जिन्हें समाज में उनके खुद के माँ बाप भी नहीं पूछते हैं, ये उन पे वर्किंग कर रहे हैं। प्रकृति, ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। जैसे इन्होंने कहा कि एक बौना व्यक्ति 20 क्लाइंट्स को अकेला डील कर रहा है, ये उसकी काबिलियत है, पर उसे प्लेटफॉर्म तो दीजिए। अब अगर उसके प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो वो भी निराश हो जाएगा। तो जैसे हम हैं, हमारे 2 हाथ, अरे 2 हाथ 2 पैर वाले भी तो भीख मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनसे तो ये करोड़ गुना बहुत अच्छे लोग हैं। इनका कम से कम दिल साफ है, ये इनके पास कान नहीं है या सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन जो इनका सेंस की शक्ति है वो हमसे कई गुना ज़्यादा होती है। इनके जो भाव होते हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो हमारी भी यही निवेदन है, पुनः निवेदन है कि इस प्रकार के मुहिम में आप सामने आइए। और ये सतत प्रक्रिया है, एक दिन करके छोड़ने वाली बात नहीं है। इससे भाई एक जीवन मिला है हमें, और इस जीवन में अगर हमने कुछ सकारात्मक और कुछ सार्थक कर दिया तो हमारे ये जीवन जो है ना ये सार्थक हो जाएगा। इस जो पृथ्वी लोक पे हम आए हैं ना मानव का जीवन लेके, ये हमारा सार्थक हो जाएगा। प्रियंक जी, अब इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में आते हैं। एक बातों बातों में एक बात मेरे दिमाग में उस समय से प्रश्न चल रहा है, लेकिन इतनी रोचक बातें आप बता रहे हैं कि वो समय नहीं मिला। आपके पापा मम्मी को आपने कब बताया? आपकी चाय की दुकान में, जब इंजीनियर की चाय की दुकान खुली थी तो आपने बताया कि अगर ये बात बताएंगे तब तो पापा नाराज हो जाएंगे। बट नेचुरल है, क्योंकि हमारे समाज में जिस प्रकार से शिक्षा होती है वो शिक्षा बहुत अधूरी है। तो
या आपने कब बताया उन्हें? ये मुझे, हालांकि मैं माता पिता को बता के गया था कि पापा मैं ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मेरे परिवार ने मुझे 3 महीने का वक्त दिया कि आप 3 महीने रायपुर में जाके आपको एक्सपेरिमेंट करना आप कर लो। इनकेस अगर चीज़ें टर्नअप नहीं होती है, नहीं होती, आप वापस आइएगा, फिर आप जो हम बोलेंगे उस तरीके से चीज़ें कीजिएगा। तो मैं उन्हीं शर्तों की, चलो उन 3 महीने को मैं आजमाता हूँ। मतलब वो जा सिमरन जी रहे अपनी जिंदगी। वैसे ही कुछ था। 3 महीने का वक्त देके उन्होंने भेजा, और डैड को लग रहा था कि ये बहुत आ जाएगा, ज़्यादा कन्वेक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि घर का पैम्पर्ड बच्चा है, इतनी कहाँ आदत है इसकी सब करने की। लेकिन मैं, क्योंकि इस बीच में पूरी फेलोशिप घट चुकी थी मेरे साथ में, वो पूरा अनुभव मेरे साथ में था, और जो मेरा रियलिटी के साथ जो मैं जो रूबरू हुआ था, वो चीज़ मेरे को बहुत ताकत दे रही थी। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे, मतलब यहाँ के मेरे चैलेंजेस तो मुझे चैलेंज लगते ही नहीं थे। जिस तरीके से मैंने वो जीवन और वो लोगों को देखा था करते, मुझे लगता है मैं तो बहुत अभी भी कंफर्ट में हूँ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शुरुआती पहले नुक्कड़ की ओपनिंग के बाद, इनफैक्ट मेरे मॉम डैड आए थे जब हमने अपना तीसरा स्टोर ओपन किया। मतलब नेटवर्क में ज़रूर थे, पंडरी वाला भी ओपन, तभी नहीं भिलाई वाला ओपन किया, तब पेरेंट्स फाइनली शामिल हो पाए। बाकी वो शुरू में उनको लगा हाँ ठीक है चलो कर रहे हैं, बट लेकिन देखा करो, कुछ किया करो। अच्छा, उसके बाद भी डैड जब मेरे थर्ड वाले स्टोर की ओपनिंग में आए तो इनॉग्रेशन डे चल रहा था, मैं कहा पापा आप भी कुछ बोलो, मैं ऐसा करके बोलते नहीं बढ़िया है, लाहौर नगरी में आपने ये प्रयास शुरू किया, आपको हिम्मत मिले, आपके इरादों को ताकत मिले, और अब जब चूँकि सब चीज़ें ठीक चलें तो आप PSC का एग्ज़ाम भी दे ही लो। तो ये मतलब ये तो ओवरऑल, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे मुंह पे उन्होंने ना कहा हो या मेरे जरिए ये बातें ना पहुंची हो, लेकिन ये बात मैं अभी भी जानता हूँ। मेरी मॉम मुझे फिर बाद में बताती थी कि डैड तुम्हारा जब भी कोई मीडिया कवरेज तुम शेयर करते थे, धीरे से अपने सारे ग्रुप में भेजते थे और बोलते थे यार देखो ये ठीक काम कर रहा है, और अपनी दम पे इसने सब कुछ खड़ा किया है, चैलेंज बहुत झेले होंगे, मुश्किलें बहुत झेली होंगी, लेकिन फाइनली कर पाया है करके। तो कहा उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं, लेकिन मैं वो देख पाता था। जब फाइनली डैड आए थे तो वो चमक मैंने उनकी आंखों में देखी कि ट्रस्ट अब बन गया है। डेफिनेटली पिता ऐसा होता है, माँ तो दिखा देती है, स्पष्ट कर देती है मार पीट के, दुलार से, लेकिन पिता अपने इमोशंस कभी नहीं दिखाता है। वो खुद भूखे रह लेगा लेकिन अपने बच्चे को भूखा देख नहीं सकता। वो खुद अपने लिए शर्ट ना खरीदे लेकिन अपने बच्चे के लिए शर्ट या यूनिफॉर्म जरूर खरीदेगा। ऐसे बहुत से इमोशंस होते हैं पिता में। अभी बात करेंगे तो हम भी इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन ये एक सही में एक बहुत ऊर्जावान बात है, और ये भी सीखने वाली बात है कि फैमिलीज़ को भी अपने बच्चों पर ऐसा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली का ट्रस्ट नहीं रहता, फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता, तो आज प्रियंक जिस मुकाम पे है, और जिन जिन लोगों की ज़िंदगी प्रियंक के कारण बदली है, वो भी तो आज इनके माता पिता का सपोर्ट से सिर्फ ये नहीं, उन लोगों के लिए भी इनके माता पिता इतना का जो डिसीजन और जो सपोर्ट है वो कारगर साबित हुआ। और कहीं ना कहीं ये प्रभु की इच्छा होती है, साफ नीयत से काम करना हमेशा ये फलदायी होता है। प्रियंक जी, शादी होगी आपकी? बिल्कुल शादी हो गई सर, मेरी करीब 6 साल हो गए शादी हुए। तो शादी का वाकया जनता को एक बार आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में ये ज़रूर होता है कि लड़का करता क्या है। नहीं, इनफैक्ट मतलब एक चीज़ जो कह सकते हैं कि मुझे रायपुर तक खींच के लाई थी, वो मेरी उस वक्त की गर्लफ्रेंड ही थी जो नेहा यहाँ पे रहती थी। तो उनका कहना था कि रायपुर एक ग्रूम करता हुआ शहर है। मैं उस वक्त रायपुर में क्या भिलाई से इंजीनियरिंग करने के बाद चला गया था, मुझे लगता था इंदौर बड़ा शहर है वहीं करेंगे, पर रायपुर नई राजधानी बनी थी, तेज़ी से ग्रूम कर रही थी। उनका कहना था कि यहाँ पे पोटेंशियल आप एक बार एक्सप्लोर करने के लिए आ जाओ। तो और फिर मुझे लगता है कि जितना मुझे अपने इस आइडिया पे कन्विक्शन था, उससे कई गुना ज़्यादा कन्विक्शन नेहा को मेरे इस आइडिया पे था। एक लेवल पे आप कह सकते हैं कि जब मैं बिजनेस प्लान रेडी करके आपको प्रयास बता रहा था, मैं DD नगर में कमरा लेके किराए पे रहता था, 3-4 महीने तक करीब मैं अक्टूबर में आ गया था, और मेरे पास जनवरी तक कोई प्रॉपर्टी फाइनल नहीं हो पाई थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, खाली बैठा हुआ था, तैयारियाँ नहीं हो पा रही थी। और मैंने फाइनली तय किया 3 महीने का वक्त भी निकल चुका, मियाद खत्म हो चुकी है, अब मेरे ख्याल से मेरे को जाना चाहिए, क्योंकि फिर अननेसरी चीज़ें रिजल्ट निकाल के ला नहीं रही हैं। तब नेहा ने कहा था कि एक लास्ट पुश और करो, आप एक बार और एफर्ट आप डाल के देखो, हो सकता है कि चीज़ें सही दिशा में चली जाएं, एफर्ट आप डाल के देखो। तो मुझे लगता है कि नुक्कड़ का आज यहाँ तक पहुँच पाना है बहुत बड़ा हासिल, बहुत बड़ा सपोर्ट उनका, क्योंकि नुक्कड़ की वो चूँकि डिज़ाइनिंग टीम की एलिमेंट है मेन, फैशन डिज़ाइनर होने की वजह से वो जानती हैं कि क्या खूबसूरत फपता है। नुक्कड़ का एम्बियंस काफ़ी पॉपुलर है, लोग इसके एम्बियंस की बहुत तारीफ करते हैं, उसका कोर मिली नेहा ही है। लेकिन जो उन्होंने अप्रिशिएट उस वक्त मुझे इनकरेज किया, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सबसे मुश्किल दौर में, सबसे ख़राब वक्त में जो आपको सबसे बड़ा पिलर सपोर्ट मिलता है, मुझे लगता है वो उस वक्त उसने मुझे बहुत बूस्ट किया था। और फाइनली फिर मैं जब उस दिन निकला था प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, मैं समता कि उस लोकेशन को फाइनल कर पाया, और फाइनली कहानी बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक आ पाई। तो आप नेहा से सबसे पहले कब मिले थे? हम लोग तो वाया कई अरसे से कनेक्ट, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेंड्स थे, वाया जानते थे, सेम अलग अलग कॉलेज में थे, लेकिन इंजीनियरिंग की फ्रेटर्निटी एक दूसरे को जानती है, लेकिन तब रिलेशनशिप में नहीं थे, दोस्त थे, अच्छे सहज दोस्त थे। मुझे लगता है कि ये बनिस्बत की
प्यार से पनपा रिश्ता होने के बदौलत समझदारी वाला रिश्ता ज़्यादा था कि एक दूसरे के ट्रू कंपेनियन होना, कि एक दूसरे की कमजोरियों को समझना, एक दूसरे की ताकत को समझना और सपोर्ट करना। मुझे लगता है कि इसमें भी वो मुझसे बहुत बेहतर है। मैं अभी भी शायद थोड़ा उस मामले में कमज़ोर हूँ कि मैं उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ, एनकरेज नहीं कर पाता हूँ, बट शी इनकरेजेस मी वेल। वो जानते हैं कि मेरी कमजोरियाँ कहाँ पे हैं, मुझ में किन चीज़ों को और सपोर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने वो अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाई है और वो इनकरेजमेंट मुझे फाइनली यहाँ तक ला पाया है। तो ये कभी होता है ना कि अपने इमोशंस को, ठीक है, आप तो आपने तो ये कह दिया बातों बातों में कि ये समझदारी वाला रिश्ता ज़्यादा है, तो फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। दोस्ती तक ठीक रहता है, लेकिन हम एक जीवन भर के लिए कंपेनियनशिप चाहते हैं, तो ये एक्सप्रेशन किधर से था? उधर से था या आपके दोस्त? था तो ये ऑब्वियसली मेरी तरफ से कि हमने म्यूचुअली, मैंने आई लव यू जैसा कुछ कहा नहीं था। और दिक्कत ये हो गई थी कि पेरेंट्स हो गए थे खिलाफ, मतलब मेरे पेरेंट्स, हाँ रिश्ते, क्योंकि पेरेंट्स को लगता था ये हर चीज़ अपनी मर्जी की कर रहा है। नौकरी इसने छोड़ दी, हमने मना किया तो फेलोशिप छोड़ के घर आ गया, अब नुक्कड़ खोल लिया, मना करते रहे बिजनेस मत कर, शादी भी अपनी मर्जी की कर लिया, मतलब सब कुछ एकदम अपनी, हाँ कुछ तो हमारा सुन ले। तो पेरेंट्स ने शुरू में कन्विंस करने को, बेटा मत करो देखो, क्योंकि उनको अदर कास्ट वाला मामला एक थोड़ा लग रहा था और उनको लगता था यार एमपी में कहीं करेगा तो हमारे पास रह पाएगा, छत्तीसगढ़ में एकदम पूरा वहीं का हो जाए। मैं 10 फरवरी की रात तक पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश, ईयर 2016, तो मैं 10 फरवरी की शाम तक मतलब एक लगातार फ़ोन करता रहा कि आप लोग पापा भले ये बोल के आ जाओ यार किसी और की शादी में जा रहे हैं, क्योंकि इन केस कभी भी आप जो एक्सेप्ट करोगे ना तब आप ये मोमेंट खो दे ही रहोगे। लेकिन नहीं, अब चूंकि रिजिडनेस आती है पेरेंट्स के अंदर कि नहीं बिल्कुल नहीं मान रहा, तो वो एक बहुत ट्रबल टाइम था, क्योंकि पेरेंट्स आपके साथ में, मैं चूंकि पेरेंट्स साथ में मतलब कोई नहीं आया था, तो मैं अकेला था मेरी बारात में। मेरे दोस्त ज़रूर थे लेकिन मैं परिवार में कोई ना था, तो अकेला रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे दोस्त फिर मेरे वो रिश्तेदारों की भूमिका निभा रहे हैं, कोई समधी बन रहा है, कोई मामा बन रहा है, कोई फूफा बन रहा है। और नेहा की फैमिली चूंकि कन्विंस थी तो उनकी फैमिली के सारे रिलेटिव्स आए हुए थे, तो वो शादी बहुत प्रेशर में था मैं, क्योंकि इधर तो कमिटेड था लेकिन पेरेंट्स का साथ में होना बहुत खालीपन महसूस करा रहा था। और मुझे लगता था यार एक लेवल पे तो गिव अप कर दूं क्या, क्योंकि सच में उन्होंने बहुत मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, मेरी हर बात को माना है, ये करूं कि नहीं करूं। लेकिन आज जब मैं इन लोगों के रिश्ते देखता हूँ, नेहा और मॉम डैड के, और जिस तरीके से मॉम कनेक्ट करती है नेहा के साथ में, जो बेटी की कमी उनको लगता है पूरी कर दी है, जितना चिल ये लोग मुझसे ज़्यादा आपस में बात करते हैं 4-4 5-5 घंटे तक, तब मुझे लगता है कि नहीं, भले ही शुरू में तकलीफ ज़रूर झेली थी हमने कि नहीं, ये फैसला, ये चुनाव करना बिल्कुल सही था। और मैं उनको हालांकि शुरू में ही बोलता था मम्मी बहू नहीं ला रहा हूँ, आप लोगों के लिए बेटी ही ला रहा हूँ, क्योंकि मेरी मॉम की शुरू से एक बेटी की इच्छा थी, इसलिए वो हमसे भी रंगोली वंगोली बनवाती रहती थी, कोशिश करवाती कि हम लोग करें। तो वो एक्सेप्टेंस उनके अंदर देख के अब मुझे लगता है कि वो सही फैसला था और सही दिशा में गया। सो अब इससे बोल सकते हैं ये लव मैरिज नहीं था, ये अंडरस्टैंडिंग मैरिज था, अंडरस्टैंडिंग वाली मैरिज थी जो धीरे धीरे लव में कन्वर्ट हुई। देखिए तीसरे टाइप का आज हमने इन्वेंट किया है, एक होता है अरेंज मैरिज, एक होता है लव मैरिज। प्रियंक पटेल ने किया है अंडरस्टैंडिंग मैरिज, और ये अंडरस्टैंडिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। अगर जिसमें अंडरस्टैंडिंग है तो वो कहाँ नहीं जा सकता और वो क्या नहीं कर सकता। और हमारा वो क्वेश्चन भी रह गया कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, यहाँ 2-2 महिलाओं का नाम ये ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये प्रश्न अब तो लाजमी है ही नहीं कि आप पूछे हैं, क्योंकि इन्होंने आंसर पहले ही दे दिया कि नुक्कड़ के कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनके अर्धांगिनी का साथ रहा ही है, और बताए ना बताए साइलेंट वे में इनकी माता इनके साथ थी ही, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है ना, वो रहे ना रहे, वो पिता से छुपा के हमेशा बच्चे के साथ ही रहता है। तो बहुत से हमने बातें की, बहुत से रोचक बात की और बहुत से कॉन्सेप्ट की भी बात की। ये जानना चाहेंगे आपके ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं? अभी टोटल हमारे 3 स्टोर फंक्शनल हैं। एक तो आप जहाँ बैठे हैं जल विहार कॉलोनी, एक समता कॉलोनी में है और नेहरू नगर भिलाई में। तो मेरे बिजनेस पार्टनर है रुपेश चंद्राकर, जो भिलाई वाला आउटलेट हमारा जनरली देखते हैं। और अभी रिसेंटली मतलब 15 मार्च को हमने एक MOU साइन किया है बिहान कैफेटेरिया, जो VIP रोड है उसके साथ में। तो वो अब तक SHG की दीदियाँ उनको चलाती थी, लेकिन चूंकि उसकी वायबिलिटी उतनी नहीं टर्न अप हो रही थी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और समाज कल्याण विभाग ने सोचा कि हम अपने इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ मर्जिन करके उसको लिफ्ट करें। तो अभी मतलब मान के चलिए कि चौथा स्टोर जो हमारा अपकमिंग आने वाला है वो VIP रोड पे आने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो आपको उस और शुभकामनाएं नए स्टोर के लिए, और बहुत जल्दी आप ऐसे ऐसे नए नए स्टोर्स खोलते रहें। और स्वराज मिशन के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग, आप प्रियंक जी से अप्रोच करें, और कहीं आपके सिटी में भी आउटलेट खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के ऐसे लोगों के साथ आप काम करेंगे, उन्हें मौका देंगे एक मुख्य धारा में आने के लिए, ये एक बहुत बड़ा कॉज भी रहेगा। इसमें जो मेन्यूज़ होते हैं वो क्या यूथ को देख के डिसाइड होता है, या आपके जिस लोकेशन में है या जिस राज्य में सिटी में है, जैसे छत्तीसगढ़ में है तो क्या छत्तीसगढ़िया डिशेस भी रहती हैं? ये सारे लोकेशंस पे तो अभी शुरू नहीं हुआ सर, लेकिन हमारी कोशिश एक पॉपुलर मेन्यू को डेवलप करने की होती है, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना कि
कोर ये है कि सस्टेन करे बिजनेस, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनना चाहिए, नहीं तो ये पूरा आइडिया वैल्यू नहीं रखेगा। मतलब एम्प्लॉयमेंट तो हमने दे दिया लेकिन सैलरी भी नहीं निकल पा रही, प्रॉफिट भी निकल पा रहा, तो इट वोंट मेकिंग मच सेंस। तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि लोग जब नुक्कड़ एक्सपीरियंस करने आते हैं तो नुक्कड़ का फूड, नुक्कड़ का एम्बियंस, नुक्कड़ की सर्विसेज को एक्सपीरियंस करें। टीम हमने रखी हुई, लेकिन टीम को देखने के लिए आप नहीं आ रहे हैं कि भाई टीम तो काम कर रही है अपना, लेकिन पूरा फोकस हमारा एक ऐसा मेन्यू डिजाइन करना होता है जो सबके टेस्ट बड्स को अप्रिशिएट कर सके। जैसे यूथ आ रहा तो उसको भी कुछ पसंद आना चाहिए। जैसे हमारा फास्ट फूड फिंगर मेन्यू हमारा काफ़ी पॉपुलर है, हमारे मैगी काफ़ी पॉपुलर, हमारी चाय काफ़ी पॉपुलर है। इस वाले स्टोर पे हमारे पास इंडियन मेन्यू की भी काफ़ी रेंज है, तो वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है। अब जहाँ हम बिहान की आपसे बात करें, वहाँ पे हम पहली बार छत्तीसगढ़ी मेन्यू लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें जो पॉपुलर छत्तीसगढ़ी डिशेज उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। कोशिश हमारी ये होती है कि एथनिक डिशेज को हम लोग इंट्रोड्यूस करें। जैसे बीच में हमारी तैयारियाँ चल रही कि हम एक आदिवासी थाली, एक छत्तीसगढ़ी थाली, एक इस तरीके से थालियों के सेगमेंट निकालना चालू करें। इंडिजिनस फूड जो होता है, जो एक ट्रेडिशनली लॉस्ट रेसिपीज, उनको रिवाइव करना। जैसे एक इनफैक्ट प्रॉस्पेक्ट हमारा जो हम डेवलप कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, वो ये है कि जो वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग हैं, हमारा ये मानना है कि एक बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में रहता है, जिसने अपनी 60-62 साल की ज़िंदगी जी ली, उसको लगता है कि अब उसका वेटिंग पीरियड है, वो उसने अपनी ज़िंदगी जी ली, कुछ हासिल करने को रहा नहीं। ऐसे चूका मानने वाले बुजुर्गों को हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। ऐसी किसी भी वृद्ध महिला को, ऐसे किसी वृद्ध पुरुष को, हमारी कोशिश है कि आपने 60-62 साल ज़िंदगी जी, कुछ ना कुछ तो किया है ना, वो अनुभव तो आपके पास में है ही, तो उस अनुभव को इनकैश करना, आपको इंडिपेंडेंट बनाना, फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो सके, सोशली भी आप इंक्लूसिव महसूस कर सके और आपकी स्किल सेट इस्तेमाल हो सके, उनका जीवन और बढ़ जाए। एब्सोल्युटली एक्साइटमेंट आएगा कि हाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो बिहान वाली हमारी लोकेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि इन बुजुर्गों को, जो चलिए अलग आसपास जो वृद्धाश्रम है, उनसे एंगेज करना, उनके लोगों को लाना, स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप उनके साथ कराना, जो दादियाँ या नानियाँ हैं उनके पास जो ज़माने पुरानी रेसिपीज़ होंगी उनको रिवाइव करना, वो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को वापस लाना। ऐसे कई सारे प्रयोग हम लोग करना चाहते हैं। तो हमारा एक सेकंड इनिंग करके एक प्रपोज आइडिया है, जिससे हम चाहते हैं कि ऐसे सारे बुजुर्ग जिनको लगता है कि उनकी पारी चूक गई, उनको एक नई पारी और नया मौका देना। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा। देखिए कितना इनके हर नए आउटलेट पे एक नया कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट देखिए ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है, क्योंकि इन्हें अगर नए आइडियाज़ के साथ जाना है तो वो सिंपल हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करते हुए और एक बढ़िया मेन्यू के साथ बढ़िया लोगों के साथ कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉज है और वाकई में बस शब्द कम पड़ रहे हैं इसे अप्रिशिएट करने के लिए। ये काबिले तारीफ बात है। इसमें जो रेंज होती है खाने पीने की, जो मेन्यूज़ में जो आइटम्स होते हैं, ये रेंज कैसे रहती है? कॉस्टली होती है या मिडिल क्लास, या इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि हमारा टारगेट जो यूथ भी, मतलब मांग चलिए कि 16 से लेके 50 प्लस तक का एज ग्रुप हमारे टारगेट में रहता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि अफोर्डेबल मेन्यू बने, लेकिन सीजनल, जैसे हमारा जब भी नया मेन्यू इंट्रोड्यूस होता है, हम कोशिश करते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस रेंज में इसको रखें, ओवर कॉस्टली भी नहीं लगना चाहिए। और मेरे यहाँ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो आप कह सकते हो वो ये है कि किसी के लिए भी कोई प्राइस बाउंडेशन नहीं। जैसे आप अगर चाहें, आप महज एक कप चाय पी के भी मेरे यहाँ 2 घंटे बैठ सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है कि तूने इतना मिनिमम खाया, जैसे जनरली कभी कभी कंज्यूमर्स के साथ महसूस करते हैं। ये हॉस्पिटैलिटी का पहला गुरु जो मेरी टीम, यहाँ की टीम जानती है, जो हम सिखाना चाहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब आपको गेस्ट को अप्रिशिएट करना है, उसकी चॉइस को नहीं। उसकी चॉइस अच्छी है कि बुरी, उस पर आपको नहीं जाना है कि उसने यार 1 कप चाय पी थी, 2.5 घंटे बैठा रह गया, वैसा नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि अफोर्डेबल मेन्यू सबको दें, वो आप पिक करके क्या पिक करते हैं, क्या आपको चाहिए, वो आप अपनी चॉइस पर। जैसे 40 रुपये की चाय अगर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो 40 रुपये की चाय में आपको एक होलसम एक्सपीरियंस मिलता है। आप जब अपना वक्त यहाँ पे बिताते हो, उस पूरे कलेक्टिव एक्सपीरियंस की कीमत वो है, ना कि सिर्फ 1 कप चाय की। साथ में वाइड रेंज ऑफ मेन्यू आपको मिल रही है, कलेक्टिव आपको सेवरी टोस्ट वगैरह मिल जाते हैं, इंडियन फूड मिल जाता है, फिंगर फूड मिल जाता है, कॉन्टिनेंटल चाइनीज डिशेज मिल जाती है। मतलब जो भी पॉपुलर मेन्यू है, जो इन डिमांड है सिटी में, वो तो है ही। साथ में कुछ एक वेरिएशन, जैसे जशपुर का कचरी काफ़ी मशहूर है, जशपुर का कचरी काम्बो हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। कुछ ऐसे वेरिएंट ऑफ डिशेज हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ जो एक्सपेरिमेंटल हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे पाकशाला करके एक हमारा इवेंट है। शहर के वो सारे लोग जो कि होम बेस्ड शेफ़ हैं या रेसिपीज़ इनोवेट करना चाहते हैं, लेकिन कमर्शियल किचन का उनको एक्सपोजर नहीं है, ऐसे सारे लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं। एक मेन्यू हम लोग डिस्कशन करते हैं आपस में मिलकर, और एक कंप्लीट मेन्यू डिज़ाइन करते हैं उन लोगों के साथ में। ट्रायल एंड प्रैक्टिस होती है हमारे किचन में, और ओवरऑल एक पर्टिकुलर वीकेंड में नुक्कड़ अपना मेन्यू हटा लेता है। उन सैटरडे संडे को ये जो टीम मिलकर मेन्यू रन करती है, यही लोग किचन में काम करते हैं, इनका मेन्यू वहाँ पर सर्व होता है। तो पाकशाला मतलब एक होम बेस्ड शेफ़ को कमर्शियल किचन का एक्सपोजर देना, और उसकी डिश का ट्रायल होना कि आप जो डिश बना रहे हैं सोसाइटी कितना एक्सेप्ट कर रही है। तो आपको एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि आप जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं उसका फर्स्ट इन ट्रायल आपके पास में है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मतलब हर स्टेप पे नए नए इनोवेशंस, नए नए क्रिएटिविटी, और बोलते हैं ना कि जब क्रिएटिविटी करेंगे तो नए नए आविष्कार होते हैं। और ये क्रिएटिविटी अक्सर असल में क्या होता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये सुना है। लेकिन मुझे जो लगता है कि प्रियंक पटेल का जो कॉन्सेप्ट है, जो आवश्यकता है, वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी उनकी आवश्यकता है, इसलिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं और रिजल्ट सबके सामने हैं।
हम बैकग्राउंड में दे सकते हैं और बैकग्राउंड के पीछे भी हम देख सकते हैं। पूरे नुक्कड़ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अलग है। किताबें बहुत सी हैं। पढ़ने लिखने का शौक तो आपको मुझे लगता है ही, क्योंकि इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। यहाँ लोग आते हैं तो मतलब बहुत सारी बुक्स मैं देख रहा हूँ, तो क्या बुक्स भी पढ़ सकते हैं या ऐसा कुछ और कॉन्सेप्ट? ये जैसे हमारे हर स्टोर पे आप देखेंगे सर, तो हर स्टोर में हमें करीब 1000 के आसपास किताबें हम लोग मौजूद करवाते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यूथ को एंगेज करना है इसके साथ में। और जैसे ये पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हम बैठे हैं, इसमें एक गाथा बुक स्टोर हमने जोड़ा हुआ है। ये सारी किताबें आप परचेज भी कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पे, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, उसका रीडिंग चार्ज पे करके। एक और नई चीज़ जो हमारे नुक्कड़ पर चलती है वो है ज्ञानदान। जैसे आपके पास कोई पर्टिकुलर नॉवल है, लेकिन आप नई नई किताबें खरीदने के शौकीन नहीं है, लेकिन आपको हमारे यहाँ कोई किताब पढ़नी, तो आप एक नॉवल ला के एक नॉवल एक्सचेंज करके ले आ सकते हैं 5 दिनों के लिए, ताकि आपको अननेसरी परचेज ना करना पड़े और कंटेंट आपके पास लगातार नया नया मिलता जाए। तो बाहर काउंटर के आसपास सारी जो 750-800 किताबें रखी हैं, यहाँ पे जो इतनी सारी किताबें रखी हैं, किताबों को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लगातार पढ़ सकते हैं। सारे स्टोर्स पे हमारे ये है। तो ज्ञानदान जैसा इवेंट हो हमारा, या ब्रेक द टैबू जो मैंने बताया था कि टैबू टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करना, डेथ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बातचीत हो गई, या चाय और बातचीत जैसा आज हम आप दोनों बात कर रहे हैं, वैसे हम इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ को जो भी रायपुर से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को बुलाते हैं, उनके एक्सपीरियंस हम लोग सुनना चाहते हैं। या ऑफ टॉपिक जैसे हमने बीच में एक कह सकते हैं गोइंग बैक टू द रूट्स करके एक इनिशिएटिव प्लान अप किया था, कि शहर में जितने भी या जिन्होंने अपनी जड़ें छोड़ के जो यहाँ तक आए हैं, तो उनकी ग्रोथ कैसे हुई, मतलब यहाँ आने के बाद से आज जो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, वो पूरी जर्नी से यूथ अनभिज्ञ है। यूथ को नहीं पता कि उसके परदादा नाना किस स्ट्रगल से होकर गुजरे हैं, वो तो एक लग्जरी लाइफ में जी रहा है। तो इन रूट से उनको कनेक्ट कराना करने के लिए, ये इंटरेक्शन करने के लिए हम लोग इवेंट वगैरह यहाँ पे कराते हैं। तो ये सारी जर्नी जो है, नए नए चीज़ों से लोगों को रूबरू करना, मतलब बेसिक नहीं कि बस आपने लाइव म्यूजिक करवा दिया, अनप्लग म्यूजिक करा दिया, बारबेक्यू खिला दिया, वो सब नहीं। फूड के साथ में कल्चरल एक्सपीरियंस, फूड के साथ में आपकी रूट्स को जानने की कोशिश, फूड के साथ में एक एक्सपीरियंस के साथ में आप ओवरऑल कैसे कनेक्ट सकते हैं, जिसको हम एक होलसम एक्सपीरियंस बोलते हैं। कि महज आप चाय पीने या पकोड़े खाने नहीं आए थे, आप जब नुक्कड़ आए तो आपने यहाँ से जाते वक्त कंपैशन लिया, जनरसिटी ली, काइंडनेस ली, और यहाँ से बाहर जाते जाते वो थॉट ऑफ हैप्पी फीलिंग ना आपके साथ लंबे वक्त तक लिंगर करना चाहिए। आप अगर नुक्कड़ जाएंगे तो कौन सी चाय पियेंगे? मैं तो हमेशा मसाला चाय प्रेफर करता हूँ, मेरी टॉप फेवरेट है। यहाँ पे एक फेवरेट और बन गई देसी ढाबा चाय, जो कि कड़क एक गाढ़े दूध की चाय बनती है, देसी ढाबा जैसे ढाबा स्टाइल में बनती है, वो मेरी आज की डेट की फेवरेट है। ओके। एक और हम जब मैं एंट्री किया तो मैं देख रहा था कि आप एक ऑफिस प्रीमाइसेस भी आपने पीछे खोला हुआ है। वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो कि काफ़ी हमारा बड़ा कैंपस था, उसमें ढेर सारे रूम्स थे। तो जब इसकी डिज़ाइन हम लोग कर रहे थे, हमारी कोशिश थी कि हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने को हो। तो वो एक छोटा सा हमारा कोवर्किंग स्पेस जैसा हमने उसको बनाया, स्टार्ट अब नाम से, कि वहाँ पे जो जनरली छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं लोग, जो कभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या नए अपने लैपटॉप से जिन्होंने कंपनियां शुरू की हैं, उनको हम स्पेस ऑफर करते हैं रेंटल बेसिस पे। आप वीकली रेंटल पे ले सकते हैं, डेली रेंटल पे ले सकते हैं, मंथली रेंटल पे ले सकते हैं। आपको प्रिंटर स्कैनर की एक्सेस मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड कॉफ़ी मिलेगी, और प्रीमाइस में आप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी अपनी कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं, आपको उसका ट्रायल लेना है, तो आप हमारे गेस्ट के साथ वो ट्रायल ले सकते हैं, प्रोडक्ट को दिखा के, या प्रमोशन के यहीं पे अपनी स्टैंडी अपने लगा दी, तो वो स्पेस भी आपको, मतलब एट अ टाइम आपको 250 क्लाइंटल सामने मिल जाते हैं अपने यूज़ करने के लिए। और ऊपर हमारा एक एम्पी थिएटर ऑलरेडी रंगभूमि जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ प्रोजेक्टर सराउंड साउंड वगैरह लगा हुआ है। कोई भी आपको प्रमोशन, जैसे हम लोगों का एक आफ्टर द मूवी करके इवेंट है, थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री या मसलों पे जो भी किताब फिल्में बनती हैं, उनका हम स्क्रीनिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ऑनलाइन हम लोग कनेक्ट हो जाएं। तो हम जिन लोगों ने उस फिल्म को देखा, हमारे उस फिल्म के बारे में क्या ख्यालात हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने किस थॉट को लेकर फिल्म बनाई, उस पर भी हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। ऐसी 3-4 सीरीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है। प्लसीबो करके एक फिल्म हमने देखी थी, टूनपुर का सुपरमैन हमने देखी थी। जो जितनी भी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है अलग अलग किस्म की, ये देखना, इनके अराउंड डिस्कशन करना, मतलब इंटेलेक्ट को प्रेरित कर सकें, यूथ को महसूस कराएं कि इंटेलेक्चुअल होना मतलब बोरिंग हो जाना नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल होना मतलब अपने आप को समृद्ध करना होता है, किताबों से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना। वर्ल्ड पोएट्री डे के दिन अभी रिसेंटली हमने कविताओं पे एक आयोजन किया था कि कविताएं पढ़ें लोग, शेयर करें लोग। तो हर वो ख्वाहिश है, हर वो ख्वाब जो लोगों ने किताबें बंद करके रख दिया, उसको दोबारा सामने लाना, लोगों को मौका देना, और यूथ को ये बताना कि कोई भी चीज़ जो क्रिएटिविटी जुड़ी हो हमेशा बोरिंग नहीं है, आप एक्साइटिंग भी हो सकती है। नहीं, डेफिनेटली क्रिएटिविटी से हर चीज़ जो जुड़ी हुई है वो एक्साइटिंग हो सकती है, और उसका एग्जाम्पल नुक्कड़ टी कैफ़े है, और प्रियंक पटेल ने वो साबित करके दिखाया है। और वो भी ऐसे लोगों के साथ जो कि समाज में उपेक्षित हैं, और उन लोगों को आपने एक उनकी ज़िंदगी में उपेक्षा की जगह अपेक्षा लाया है, और उनकी ज़िंदगी को सुदृढ़ बनाया। जैसे आपने बताया कि वो कोई शादी कर लिया, शादी के बाद अब वो बाइक खरीद लिया, वो अपना घर बनाने की तैयारी कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। साथ में आप जो स्टार्टअप कर रहा है उसको अगर ऑफिस के लिए उतना उसके पास फंड नहीं है, उसको आप स्पेस दे रहे हैं, उसको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा, समाज में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इसमें पूरी तरह से प्रियंक पटेल जैसे लोगों को मदद करनी चाहिए।
और इनके लिए भी स्पेशल कुछ न कुछ सब्सिडी हो गया या जो भी रूप हो आपका, उसमें आपको आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, ताकि समाज के ऐसे लोग, जैसे प्रियंक ने बताया कि 6.5 करोड़ ऐसे लोग हैं, ये तो आंकड़ा इनके पास है, हो सकता है कि जो आंकड़े ना हो वो ऐसे कितने लोग होंगे जो कि सामने आ सकते हैं। और ये बहुत गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ का एक लड़का, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक लड़का, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो गया तो कॉम्बो हो गया, रादर देश का एक लड़का जो महामहिम से जिन्होंने अवार्ड लिया है और एक छोटे से सोच तो बड़ी थी, सॉरी, छोटे से कॉन्सेप्ट से जो शुरुआत की, जिसमें इनकी अर्धांगिनी का भी उतना ही योगदान है, इनके माता पिता का भी सबसे बड़ा योगदान है, और धीरे धीरे करते करते आज इतना पॉपुलर हो गया कि राष्ट्रपति से अवार्ड ले लिया। ये अपने आप में इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। एक जीवन में इतना भी कोई अचीव नहीं कर पाता है, और इतना कम उम्र में अभी इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बहुत सारा जीवन अभी इन्हें तय करना है और बहुत से अचीवमेंट करना है। तो स्वराज मिशन इन्हें साधुवाद देता है, बहुत 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 शुभकामनाएं देता है कि ऐसे आगे बढ़ें और देश का नाम ऐसे ही रोशन करें। और आई विश कि आपके देश के हर स्टेट में, हर जिले में ऐसी ब्रांचेस हो, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ब्रांचेस हो, ताकि जो ऐसे लोग हैं हर जगह वो मेन स्ट्रीम में आए और वो मेन स्ट्रीम में आके एक बहुत बड़ी समाज के लिए मिसाल बने। अंत में जैसे कि हर अतिथि से हम अपने पीपी शो के बारे में राय लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं पीपी शो के बारे में। जिस प्रकार से हम पॉलिटिकल लोगों की इंटरव्यू करते हैं, शिक्षाविदों की करते हैं, धार्मिक लोगों की करते हैं, अधिकारियों की करते हैं, तो आज हमने एक अलग सेगमेंट में समाज के एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू किया जो समाज में एक रेवोल्यूशन ला रहा है, लाया है, शुरुआत हो चुकी है और अभी बहुत आगे जाना है। तो आपकी सोच क्या है कि द पीपी शो के बारे में आपकी क्या राय है? पॉजिटिव नेगेटिव वो आपका फ्रीडम है, लेकिन क्या राय है और इसमें और क्या करना चाहिए? मैं तो इसको सर बहुत ज़रूरी पहल मानता हूँ। जब आपसे पहली बार मैं अभी रिसेंटली चर्चा हो रही थी, मैं समझ गया था कि इतना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि मुझे लगता है कि चैनल जो होता है कम्युनिकेशन का, इस कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए जब ये बात, मैं मानता हूँ अगर वो ऐसे 10 ज़रूरतमंद लोग देखते हैं जिनको सच में ऐसी किसी स्पार्क की ज़रूरत है, जो सच में ऐसा कोई टूल ढूंढ रहा है, ऐसा कोई की पॉइंट ढूंढ रहा है जो उनको प्रेरित कर सके। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं कभी अगर असहाय या थका हुआ बैठा हूँ, सडनली मैं कुछ इंस्पिरेशन, हमारे साथ होता रहता है। मैं नुक्कड़ में कभी लगातार काम करते करते जब एक अचानक से यार निराशा आई कि यार बहुत दिन से एक चीज़ें चल रही हैं, तो मैं इन बच्चों को देखता हूँ कि ज़िंदगी ने, कुदरत ने जब इनको कोई पावर नहीं दिया है, सुन बोल नहीं पा रहा, लेकिन इनके चेहरे से मुस्कान कम नहीं होती। मैं तो पूरा प्रिविलेज फिट फाइन बंदा हूँ, लेकिन मैं मुस्कुराना कैसे छोड़ दे रहा हूँ। तो ऐसी प्रेरणा मुझे लगता है इस जैसे आपके शोज़, आपके जैसे चैनल, आपका बातचीत का लहजा, आपका तरीका, आपके सवाल रखने की काबिलियत, ये सब लोगों को प्रेरणा दे सकती है। मैं हर उस व्यक्ति से जो इस चैनल को देख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को देखें, प्रमोट करें, शेयर करें और कनेक्ट करें, क्योंकि आपकी फैलाई गई कोई भी बात सच में कभी ना कभी किसी ज़रूरतमंद को मदद पहुँचा सकती है और वो व्यक्ति इससे कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, और आपकी जो बात है वो जन जन तक पहुँचे, हमारा भी यही मोटिव है। और इस शो का कॉज ही वही है कि जो भी व्यक्ति ने जो स्ट्रगल करके यहाँ तक आया है, वो उसकी स्ट्रगल की कहानी कैसी थी। तो आज आपने प्रियंक पटेल की जो कहानी है उन्हीं की ज़बानी सुनी और बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत सी रोचक बातें सामने आई कि इनकी शादी में भी वो सोशल कॉज जुड़ा रहा और सोशल कॉज और शादी दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहे। और आज हमने एक थर्ड टाइप के मैरिज का भी इन्वेंशन किया, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मैरिज। तो अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तब तो जीवन ही सुखी हो जाता है। तो हमारी तौर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नुक्कड़ टी कैफे को शुभकामनाएं। और कोशिश रहेगी कि आने वाले ऐसे ही समय में आपके और इंटरव्यूज़, आपके नए नए वेंचर्स जब ओपन होंगे तो फिर से हम इंटरव्यू में आपके साथ जुड़ेंगे और अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज मिशन। नमस्कार।